बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। अब तमाम देखने वालों को जुम्मा मुबारक और इस दुआ के साथ कि आपका दिन खैर बरकत और खैर सलामती वाला गुजरे। खैर जुम्मे के दिन एहतमाम हम लोग करते हैं, हमजा दुआएं करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की कोशिश होती है कि दुरूद पाक भी पढ़ें। जब हम दुआ कर रहे होते हैं ना, तो दुआ के ऊपर हमें फिर यकीन भी रखना चाहिए, हमें तवक्कुल रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कबूल होगी, कि हमारी जो दुआ जो हम कर रहे हैं अल्लाह ताला से वो कबूल भी होगी। अगर आप 100% जो है तवक्कुल या ट्रस्ट अल्लाह पाक की ज़ात पे रखेंगे तो जो आप दुआ कर रहे होते हैं तो फिर उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो दुआ अल्लाह ताला कबूल भी करते हैं। एक ऐसे एग्जाम्पल मैं पढ़ रही थी हमजा, ये थी कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो एक मस्जिद के बाहर जो ड्रेनेज पाइप होता है उसको फिक्स कर रहे थे और वो मौसम था, ड्राई वेदर था उस टाइम, तो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए कि वाई यू आर फिक्सिंग दिस। तो उन्होंने आगे से कहा कि हम कल जो है नमाज इस्तिस्का अदा करने जा रहे हैं, तो इसीलिए फिर मैं आज जो है ये ठीक करूँ। मतलब कि उनका तवक्कुल इतना ज़्यादा था कि हम कल नमाज अदा करेंगे, नमाज इस्तिस्का यानी कि रेन प्रेयर जो है वो हम अदा करेंगे, तो क्योंकि बारिश होगी तो उससे पहले जो ये ड्रेनेज पाइप है उसको मैं फिक्स कर रहा हूँ। कि मतलब लेवल ऑफ ट्रस्ट आप देखें और लेवल ऑफ तवक्कुल देखें कि जब आपका इतना होगा तो फिर अल्लाह ताला आपकी दुआओं को उसी तरह कबूल भी करता है। और हदीस मुबारक भी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो चीज़ आप मांग रहे हैं अल्लाह ताला से दुआ में और भरोसा रख के मांग रहे हैं कि यकीनी तौर पर क्योंकि अल्लाह ताला से मैं मांग रहा हूँ, तमाम मुरादें अल्लाह ताला ही पूरी करता है, तो वो मुराद मेरी ज़रूर पूरी होगी। तो ये आपका तवक्कुल है और फिर आपकी दुआ जो है वो ज़रूर इंशाल्लाह पूरी होती ही है। लेकिन अगर हम पहले ये सोच रहे हो कि अच्छा बस एक प्रैक्टिस है कि अच्छा मांगना है, ठीक है जी, दुआ मांग रहे हैं और उसके अंदर हमारा दुआ के अंदर दिल भी नहीं लगा हुआ। बचपन में अक्सर ऐसा होता है कि आपको कुछ दुआएं याद करवा दी जाती हैं और वही दुआएं जो है ना आप नमाज अदा करते हैं, उसके बाद वो आपकी ना ज़ुबान पे होती हैं और आप वो उसके साथ दिल का लगाव नहीं होता। तो अगर आपका पूरा भरोसा है कि दुआ कबूल होगी तो यकीन कीजिए दुआ कबूल ज़रूर होगी। तो जो भी अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, और अल्लाह ताला से तो ज़्यादा ही मांगना चाहिए और वाफिर मांगना चाहिए और जितनी हमारी सोच है उससे भी ज़्यादा मांगना चाहिए, क्योंकि हमें ये यकीन है कि हम अल्लाह ताला से जब मांग रहे होते हैं और हमारा ईमान ये होता है कि अल्लाह ताला हमें अता करेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर अता करेगा। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि अल्लाह ताला तो बड़ा रहीम व करीम है और उसने कुन फयकुन कहना है तो वो आपकी जो बात जो होगी वो चीज़ जो होती है वो पूरी हो जाती है। वो बात जो होती है आप जिस तरह दुआ करते हैं तो वो दुआ भी कबूल हो जाती है। तो अल्लाह ताला की सिर्फ कुन फयकुन की देर होती है तो हमारी जो दुआएं वो कबूल भी हो जाती हैं। आप दिल लगा के काम कर रहे होते हैं ना, दिल लगा के दुआ मांगिए और तवक्कल रखिए, इंशाअल्लाह तमाम दुआएं जो हैं वो बर रहेंगी, पूरी होंगी और अल्लाह ताला हम सब लोगों की दुआएं जो है वो सुन रहा है, उसको पूरा भी करता है। दूसरों के हक में भी दुआएं करनी चाहिए। दूसरों के हक में दुआ करते हैं, जब आप दूसरे के हक में दुआ कर रहे हो तो फिर अल्लाह ताला जो है वो फरिश्ते जो हैं वो उस टाइम मुख्तस कर देते हैं कि वो आपके लिए पहले आमीन कर रहे होते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है दूसरों के लिए भी दुआओं में दूसरों को भी शामिल कीजिए, हमें भी अपनी दुआओं में शामिल कीजिए। हम अभी बात करेंगे, बहुत अहम मामला है, पाकिस्तान की तेज़ी से बढ़ती हुई जो आबादी है ये भी किसी एटम बम से कम नहीं है और मुल्क के बेशुमार मसाइल आबादी में इजाफे से जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक बड़ा मसला आम लोगों के लिए खुराक की कमी भी है। अच्छा हमजा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस बारे में कई बार अपने खदशात का इजहार कर चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ डेरा इस्माइल खान में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा तेज़ी से बढ़ती आबादी को रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे और वज़ीर-ए-आज़म ने ख़बरदार भी किया कि यूं ही आबादी बढ़ती रही और अनाज की पैदावार ना हुई तो मुस्तक़बिल में भूख जो है वो हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है और फूड सिक्योरिटी सबसे बड़ा इशू है। इस वक्त हम बात कर रहे होते हैं ना कि जी के हथियार होने चाहिए, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो तमाम ममालिक फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं। सबसे बड़ा मसला ही फूड सिक्योरिटी को फ्यूचर का कहा जा रहा है। क्या कहा था वज़ीर आज़म ने, आपको वो सुना देते हैं। हमने पिछले साल 40 लाख टन गंदम इंपोर्ट की है। पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा गंदम इस बार हमारी पैदावार हुई, उसके बावजूद हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी। दालें इंपोर्ट करते हैं, सारा जो हमारा घी है तकरीबन 70-80% वो हम इंपोर्ट करते हैं, खाने पीने की चीज़ इंपोर्ट करते हैं। और जब दुनिया में सारी कीमतें बढ़ी तो पाकिस्तान में क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ भी महंगाई आ गई। अभी से हमें प्लानिंग करनी है कि हमने कैसे अपनी इस बड़ी
बढ़ती हुई आबादी को हमने कैसे अनाज देना है, हमने कैसे अपने लोगों का पेट पालना है, और हमने कैसे अगर इसी तरह आबादी बढ़ती रही और इतनी पैदावार हमारी रही तो आगे जाके यहाँ तो बहुत भूख होगी पाकिस्तान में। बुनियादी तरीन प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर जोर लगाना है और जो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अब। वज़ीर आज़म साहब ने जो गुफ्तगू की वो आपने मुलाहिज़ा किया, माहिरीन ने ख़बरदार किया कि अगर पाकिस्तान की आबादी मौजूदा शरह से ही बढ़ती रही तो 2046 में ये 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि डबल हो जाएगी, 44 करोड़ के करीब। एग्जैक्टली। अच्छा, जिससे उन्होंने कहा कि दूसरे मसाइल की तरह ग़िज़ाई कमी का मसला जो है वो भी गंभीर हो जाएगा। और पाकिस्तान की अगर बात करें तो 5 साल से कम उम्र यानी कि 60% बच्चे जो हैं ग़िज़ाई किल्लत का शिकार भी हैं, और 38% बच्चों का कद उम्र के लिहाज से मुनासिब नहीं है, और 23% बच्चे वज़न की कमी का शिकार हैं। तो अब हुकूमत क्या हिकमत अमली अपना रही है इस हवाले से, और ये कोई शॉर्ट टर्म प्लान्स नहीं है, ये लॉन्ग टर्म्स हैं। इसमें मुख्तलिफ हुकूमतें आती रहेंगी और फिर भी हमें ये देखना होगा। बड़ी सिंपल सी एक मिसाल है कि घर में 2 लोगों का खाना है और घर में 10 लोग हैं तो ग़िज़ाई किल्लत का सामना तो करना ही पड़ेगा। आपके रिसोर्सेज उतने नहीं हैं, लेकिन आप लोग इतने ज़्यादा हैं घर में कि जी के खाना ही पूरा नहीं हो सकता, तो किसी ना किसी को भूखा रहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए हमें आज से ही कोई हिकमत अमली बनानी होगी। गवर्नमेंट क्या कर रही है इसी पर हम बात करेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं फूड सिक्योरिटी के लिए जमशेद इकबाल चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चीमा साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। चीमा साहब, बहुत बड़ा इशू है फूड सिक्योरिटी के ऊपर, आपसे बात भी होती रहती है। दुनिया फूड सिक्योरिटी को पहले नंबर पर चैलेंज रख कर इस वक्त तमाम इकदाम उठा रही है। हम ये जानते हैं कि आबादी को बढ़ने से रोकेंगे तो फिर ही ये फूड सिक्योरिटी का जो एक बड़ा चैलेंज हमें दरपेश है इसको किसी हद तक हम कंट्रोल कर सकेंगे, लेकिन ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आबादी को बढ़ने से रोका जाए। देखें, इसमें ये बिल्कुल आपने ठीक पॉइंट आउट किया है और आपने बड़ा हकीकत संदाना जायज़ा पेश किया है कि पूरी दुनिया ने ये काम किया है कि उनके पास वसाइल ज़्यादा थे या थोड़े थे, उन्होंने आबादी को कंट्रोल ज़्यादा किया है। हमारे यहाँ इसे मज़हब से जोड़ दिया गया और एक सेंसिटिव इशू बना दिया गया, अनटचेबल एरिया क्रिएट कर दिया गया, जिससे लोग आप कह लें कि पिछले जो हम 60s में आबादी के कंट्रोल के लिए 70s में एफर्ट करते थे, वो एफर्ट बाद में जब यहाँ पर इतना जहाद ज़्यादा आम हुआ तो वो छोड़ दी गई और उसके बाद शुरू नहीं हो सकी। सो हमारी गवर्नमेंट इज़ ऐसे मतलब गोइंग टू स्टार्ट इट नाउ। दूसरी बात जो है, आपने अंडर नरिशमेंट की बात की। अंडर नरिशमेंट जो है ये पूरी दुनिया का मसला था, लेकिन हमारे यहाँ होना नहीं चाहिए था। जिस तरह जितनी हमारे पास रिसोर्सेज थे, पानी था, ज़मीन थी, हमारे यहाँ होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये सदियों का कर्ज है। ये आप कह लें कि बड़ा पुराना इशू है और ये हल होते होते होगा। इस वक्त हम फूड में अगर देखें तो हम 2100 कैलोरीज खा रहे हैं, दुनिया में 2900 कैलोरीज एवरेज खा रही है, और दूसरा ये कि हम फूड इंपोर्ट कर रहे हैं। तीसरा 2.2% आबादी बढ़ रही है। अगले 7 साल में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास 70% फूड कम है। पहले आबादी का बढ़ना और इंपोर्ट और जो अंडर नरिश्ड हैं, तीनों को इकट्ठा करें, 70% फूड हम ज़्यादा पैदा करें तो फिर हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बिल्कुल इस बात पर डिटर्मेंड है कि हम 70% ज़्यादा खुराक पैदा करेंगे। हम ये जो एक मदीना की रियासत में नहीं होता कि लोग जो है वो अंडर नरिश्ड हों और फिर एक ज़री मुल्क के हवाले से हमारी पहचान और ज़री मुल्क जो है उसके लोग अंडर नरिश्ड हों, ये नहीं होगा। लिहाजा फिर ये तीसरी बात ये कि एक मुआशरे में इन इक्वालिटी है, इतनी बड़ी इन इक्वालिटी के साथ कौमें तरक्की नहीं कर सकती। लिहाजा ज़रूरी ये है कि और फिर ये है कि जब आपके हाँ अगर एक माँ का पेट में 9 महीने का बच्चा और पहले 36 महीने, ये 45 फर्स्ट 45 मंथ से कहते हैं, फर्स्ट 45 मंथ जिस बच्चे को खुराक कम मिलती है उसका पूरी जिंदगी के लिए जीडीपी में शेयर 56% कम हो जाता है। ये एक इंटरनेशनल स्टडी है। लिहाजा जब जिन बच्चों को आप खुराक कम मिल रही है वो आप लाइबिलिटी क्रिएट हो रहे हैं, वो उस सोसाइटी में लाइबिलिटी क्रिएट हो रहे हैं, वो बच्चे नहीं है, वो आपका एसेट नहीं है। पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हुकूमत अब क्या कर रही है, क्या प्लानिंग की जा रही है, कौन से इकदाम उठाए जा रहे हैं कि हमें इस किस्म के जो मसाइल का सामना अगर फ्यूचर में होगा तो वो ना करना पड़े? देखिए, फूड सिक्योरिटी के 4 पिलर हैं। पहला पिलर है अवेलेबिलिटी, दूसरा पिलर है अफोर्डेबिलिटी, तीसरा पिलर है उसका आप कह लें उसकी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, और चौथा पिलर है उसकी सेफ्टी, यानी पानी साफ हो, वो गंदा ना हो। अच्छा, 4 पिलर के साथ फूड सिक्योरिटी चलती है, हंगर। अच्छा, अब इन 4 में आप इस साल देखें तो इस साल आपकी गंदम ज्यादा पैदा हुई, आपकी 20% मुंजी ज्यादा पैदा होने जा रही है, आपकी मकई ज्यादा पैदा हुई, आपकी पोल्ट्री 10% का तरक्की कर रही है, आपकी चीनी 25% ज्यादा पैदा हो रही है। ये वो इकदाम हैं जो अचानक नहीं हुए, ये कोई तुक्के नहीं है, ये
हमने पंजाब में अगर देखें तो पंजाब में हमने ज़राअत का बजट डबल किया। यहाँ मरकज़ में हम देखते हैं तो मरकज़ में हमने ज़राअत के बजट को 4 गुना ज़्यादा किया, 4 गुना, ठीक है। और नवाज शरीफ साहब के दौर से 34 गुना बजट हमने बढ़ाया ज़राअत का, कि हम ज्यादा पैदा करके ही सस्ता कर सकते हैं, ज्यादा पैदा करके ही अवेलेबल कर सकते हैं और अफोर्डेबल कर सकते हैं। फिर अगली बात यह है कि पहले कहा जाता था कि ज़राअत जो है पंजाब और सिंध में होती है, अब ये ज़राअत जो है हम ले गए पहाड़ों पे। हमें जब कल जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने आप कह लें कि किया है, इफ्तिताह किया है डेरा इस्माइल खान ने, डेरा इस्माइल खान की 29 लाख एकड़ जमीन है, जिसके पास हिल टॉररेंट्स 19 मिलियन एकड़ फीट पानी है, उसका कभी जिक्र नहीं हुआ। यहां हम 5 दरिया हैं, डेरा इस्माइल खान डिवीजन में 5 दरिया हैं, 5 पे डैम बनाना चाह रहे हैं हम। कल एक डैम का हमने इफ्तिताह कर दिया, जो सबसे बड़ा डैम था उसका इफ्तिताह कर दिया। ये पाकिस्तान की तारीख का तीसरा बड़ा डैम है। ये जरी यूनिवर्सिटी वहां बना ली। 5 हमने रिसर्च स्टेशन इस इलाके में कबायली इलाका जात में बनाए। अब हम ज़राअत को कबायली इलाका जात में लेके जा रहे हैं, बलूचिस्तान में लेके जा रहे हैं, हम जीबी में लेके जा रहे हैं, हर जगह ज़राअत को, ताकि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन फेयर हो। आप बदीन से टमाटर पकड़ें और आप उसे ऊपर बाबूसर टॉप पे लेके जाना एक मुश्किल काम है। बाबूसर टॉप पे भी आपको टमाटर उगाना पड़ेगा ताकि आप वहां अवेलेबिलिटी कर सकें। बिल्कुल, आप दुरुस्त पॉइंट उठा रहे हैं चीमा साहब। आपके हमें देखना होगा कि हम मजीद कहां पर जो है कोई अनाज उगा सकते हैं। अगर देखा जाए, खासतौर पे आप पंजाब का जिक्र कर रहे थे, तो जमींदार छोटे से छोटे होते जा रहे हैं। जिस तरह से भाइयों के बंटवारे हो जाते हैं, जमीनें बढ़ जाती हैं, उसी में जाके घर भी बनाना होता है, जमीनें कम होती जा रही हैं। और आबादी बढ़ने से हमारी ज़र्राई ज़मीन खासतौर पर देखा जाए तो वो कम होती जा रही है। फिर लोग बेच भी रहे हैं, उसके ऊपर सोसाइटीज़ भी बन रही हैं, इस तरह के भी मामलात हैं। तो हम किस तरीके से इस चीज़ को टैकल कर रहे होंगे कि जैसे जैसे भाइयों में बंटवारे होते जाएंगे, ज़मीनें तो कम होती चली जाएंगी और उसके ऊपर घर भी बनते चले जाएंगे। देखें, कल बेसिकली जो हमने एक नई चीज़ पकड़ी है, ये जिस पे काम हुआ है कि पाकिस्तान में इंडस बेसन में पानी है 146 मिलियन एकड़ फीट। यहाँ जितनी बातें पानी की होती है, इंडस बेसन की बात होती है। पाकिस्तान में 18.7 मिलियन एकड़ फीट पानी ऐसा था जो आप कह लें हिल टॉररेंट्स का आता था। हिल टॉररेंट्स के पानी को कभी किसी ने जिक्र ही नहीं किया। उससे सैलाब आता था, तबाही होती थी, वो सैलाब और तबाही के लिए था, उसे कभी यूज नहीं किया। अब हम इससे 17 मिलियन एकड़ यानी 2.25 करोड़ एकड़ जमीन आबाद हो सकती है हिल टॉररेंट्स के पानी से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यह डिसाइड कर लिया है कि हम हिल टॉररेंट्स को इंसानी फलाह के लिए इस्तेमाल करेंगे, इससे जमीनें आबाद करेंगे। दूसरा, हमारे पास 34 मिलियन एकड़ 34 मिलियन एकड़ जमीन है जो सहराओं में है, थर की है, चोलिस्तान की है और थल की है। इन तीनों की जो फिर यहाँ पे आपके लिए पोठोहार है। इन चारों में जो जमीन है, इस जमीन को हम आबाद करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी ले आए हैं कि जो आप कह लें कि रेगिस्तान में भी कड़वे पानी से भी फसल उगाती है। लिहाजा उस टेक्नोलॉजी के लेके उसके डेमोस्ट्रेशन और उसके जमीन की तकसीम और किसानों को सपोर्ट के वो अपनी अपनी जमीनें यूनिट दे के हम आबाद करवाएं। हम थर, थल और रेगिस्तान, ये आपके लिए चोलिस्तान, इन तीनों को आबाद करने जा रहे हैं। हम बलूचिस्तान को आबाद करने जा रहे हैं, हम केपी के मर्ज डिस्ट्रिक्ट को आबाद करने जा रहे हैं, हम पुठोहार को आबाद करने जा रहे हैं। चीमा साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आबादी अगर इसी शरह से बढ़ती रहेगी तो फिर ये जो इकदाम हैं ये भी शायद नाकाफी हो जाएंगे। जिस तरह से 2046 की बात भी हो रही है, उसके लिए अब गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है? कोई ड्राइव जो है, कोई मुहिम चलाई जाएगी, उसमें उलमा कराम को भी शामिल किया जाएगा? कोई प्लान है इस तरह का? देखिए, इसमें हमें पहली तो आपकी ज़रूरत है, दूसरी हमें मेंबर की ज़रूरत है। मेंबर जो है, जो बंदा मेंबर पे बैठा है, वो आप कह लें कि जदीद तकाज़े जो हैं दुनिया के, उनको साथ एक्सेप्ट करे। वो आखिरी आदमी ना हो जदीद तकाज़ों को एक्सेप्ट करने वाला, वो लीड कर रहा हो, वो मुआशरे में उसका इन्फ्लुएंस है, वो लीड करता है, वो उसके पास एक प्लेटफॉर्म है जिससे वो बात करता है। और प्लेटफॉर्म की हमेशा है, जिस तरह आपकी बात की अहमियत आम आदमी से बहुत ज़्यादा है, वजह कि आपके पास प्लेटफॉर्म है। इसी तरह मेंबर जो है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म इसको लीड लेनी पड़ेगी। पहले जो डिटीरिएशन हुई है आबादी के कंट्रोल में, वो मेंबर से हुई है। मैं समझता हूं मेंबर को ही इसे संभालने की जरूरत है और हम मेंबर को इसका इन्वॉल्व करेंगे। आपसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ड्राइव में शामिल हो। ये आपका अल्टीमेट सॉल्यूशन ये है। तो ही जो है चीजें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल चीमा साहब, सुबसान साहब गुफ्तगू कर रहे थे। और फूड सिक्योरिटी का जो मसला है वो वाकई में, क्योंकि हमें फ्यूचर में जिस तरह से रिपोर्ट्स भी आ रही हैं सामने, तो वो देखने को मिल सकता है। तो हमें इसको अभी से हल करना होगा। खैर, हम अब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात कर लेते हैं कोरोना की भी, क्योंकि कोरोना के केसेस में बतदरीज कमी तो देखी जा रही है, लेकिन चूंकि खतरा भी मौजूद है, वो टला नहीं है। और सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी की अगर बात करें तो उनकी अहलिया समीना अलवी
आलमी वबा कोरोना वायरस का शिकार हो गए हम सब। जी बिल्कुल, समीना अलवी ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में तमाम लोगों से दुआओं की दरख्वास्त भी की है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में लगाए गए स्मार्ट लॉकडाउन में गुज़श्ता रोज़ से नरमी कर दी है और हुकूमत पंजाब की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक सूबे की मार्केट्स अब रात 10 बजे तक खुल सकेंगी और सिर्फ इतवार को बंद होंगी। बिल्कुल, रेस्टोरेंट्स की बात कर लें तो वहाँ पर 50% वैक्सीनेटेड अफराद के साथ रात 12 बजे तक इंडोर डाइनिंग जो है उसकी भी इजाज़त दे दी गई। स्मार्ट लॉकडाउन में नरमी के बाद सूबे के जो मज़ारात हैं उनको भी खोल दिया गया। अगर दूसरी जानिब हम महकमा दाखिला सिंध की बात करें तो वहाँ पर कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड चेक करने की मुहिम फौरी तौर पर शुरू करने की हिदायत भी जारी कर दी गई। पुलिस अब चेक भी कर रही है, अभी सिर्फ चेक किया जा रहा है और तंबीह की जा रही है कि आप लोग खुद को वैक्सीनेट करवाएं और अभी कोई खिलाफ कार्रवाई फ़िलहाल नहीं की जा रही है। महकमा दाखिला सिंध का कहना है कि कार्रवाइयों की रिपोर्ट जो है रोज़ाना रात 12 बजे तक इरसाल भी की जाएगी। और सिंधी के हवाले से गुज़श्ता दिनों ये खबरें सामने आ रही थी कि फ़ाइज़र वैक्सीन की निस्फ डोजेज़ जो हैं वो ज़ाया होने का ख़दशा है और वैक्सीन मौजूद होने के बावजूद वैक्सीनेशन मराकज़ पर वैक्सीन पहुँचाई नहीं जा रही है, या क्या मामलात हैं। छोटे वैक्सीनेशन सेंटर हैं जहाँ पर फ़ाइज़र पहुँचाई गई थी लेकिन लोग लगवाने के लिए नहीं आए हैं। ये तमाम तर मामलात हैं। बिल्कुल, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने सेक्रेटरी सेहत सिंध कासिम सोमरू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सोमरू साहब। सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन की हम सबसे पहले तो आपसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, कितने % जो शहरी हैं वहाँ पर वैक्सीनेट हो चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। ये बिल्कुल कराची के अंदर तो इनफैक्ट हमारे पास 37% का जो परसेंट इन टर्म्स ऑफ जब हमने क्योंकि वो जो रिवाइज कर दी है कि 15 साल से ऊपर के हम तमाम जो हमारी कैलकुलेशन है उसमें वो लोग आ रहे हैं, तो इसलिए 15 साल से ऊपर वाले 35% के करीब कराची शहर के अंदर जो है वो वैक्सीनेट हुए हैं या उनको एटलीस्ट पहला डोज यकीनन लगा है। ठीक है। ये जो हमारे कराची के जो 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनमें तो प्लस 80% तक भी गया है उनके पास जो इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन या टारगेट जो हमारा था, लेकिन इस तरह से हमारे जो सिंध के बाकी जो बड़े छोटे बड़े अजला हैं उनमें भी यही परसेंटेज आ रहा है कि यहाँ तकरीबन 30% और 35% और कुछ ऐसे हैं जहाँ पर प्लस 50% के करीब जो है वो वैक्सीनेशन हुई है। तो ओवरऑल वैक्सीनेशन इज गुड। अब लेकिन अगेन अभी तक वो जो जिस तरह से ये पूरी दुनिया का इशू है, बहुत सारी जैसे आपने खुद अपने प्रोग्राम्स में बारहा कहा है कि लोग अभी तक न सिर्फ वैक्सीन डिनायल्स में हैं लेकिन उसके अलावा जो बहुत सारी नेगेटिव जो प्रोपेगेशन ऑन सोशल मीडिया हुई है उस वजह से भी लोग अभी तक उस बात के लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये फैक्टर मौजूद है। कासिम सुमरो साहब, फाइजर वैक्सीन के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि 14 दिन रह गए थे, शायद कहा जा रहा था कि बड़ी तादाद में डोजेज़ हैं जो शायद ज़ाया हो जाएंगी क्योंकि अभी तक लगाई नहीं गई हैं और वो शायद कुछ ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स में हैं जहाँ पर रुझान लोगों का कम रहा है। ये ज़रा बता दीजिएगा पूरा मामला क्या है और यकीनी तौर पर महकमा सेहत सिंध ने कोई इसके ऊपर फैसला भी किया होगा, उससे भी आगाह कर दीजिएगा। जी, असल प्रॉब्लम ये थी कि जो हमारे पास फाइजर की जिस तरह से वैक्सीन जैसे आपने कहा कि आई थी, तो वो वैक्सीन जो है उसकी एक्सपायरी में 3-4 महीने का पीरियड था। तो ये एक उस वजह से कंसर्न उठा था कि जी हमें चूंकि 3-4 महीने अगर बहुत सारे लोग जिस तरह हम आप डिस्कस कर रहे हैं कि जी वो लोग अभी तक वैक्सीन लगवा नहीं रहे, तो हमने इसलिए हाँ एग्जैक्टली हेजिटेंसी है, तो उसमें हमें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पास जो है वैक्सीन तादाद में होने के बावजूद भी हम एक्सपायर हो जाए और वो लोग तैयार ना हो। तो फिर इसलिए हमने पहले तो हमने 2-3 सेंटर, असल में उसमें भी हमारे पास इशू जो है ना वो एज सच हम डायरेक्टली उसमें हमारे लिए प्रॉब्लम ये आती है कि हमें जो भी आईडीज खोलनी पड़ती हैं इन टर्म्स ऑफ वो सारी एनसीओसी से आती हैं सॉरी हमने उनसे लिखा कि भाई आप हमें जो है वो बहुत सारा सेंटर्स की इजाज़त दे दें। तो आहिस्ता आहिस्ता आप वो भी इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और हमें इजाज़त मिल रही है, तो हम वो जो छोटे छोटे सेंटर जिससे आपने बताया कि हम उन सेंटर्स तक भी ये वैक्सीन पहुंचा रहे हैं। और ये सिर्फ कराची की बात कर रहा हूँ, फिर जो हमारे सिंध के बाकी जो शहर हैं, हैदराबाद है, सक्खर है, लाड़काना, खैरपुर, नवाबशाह, मीरपुर खास, तो अब ये वहाँ तक भी जा रही है और साथ साथ हमारे पास जो उनकी कोल्ड चेन मेंटेन की जो फैसिलिटी है वो भी हम वहाँ प्रोवाइड करते हुए जा रहे हैं ताकि उनकी उस वैक्सीन की अफादियत भी ज़ाया ना हो और लोगों तक प्रॉपर्ली एडमिनिस्टर भी हो सके। ठीक है। अच्छा सोमरू साहब, सिंध में कोरोना वैक्सीनेशन कार्ड चेकिंग की अब मुहिम का आगाज़ किया जा रहा है, किन किन जगहों पर तरजीही बुनियादों पर जो है कार्ड चेक किया जाएगा?
हमने 2-3 इम्पोर्टेंट टास्क हैं, जिसमें जैसे आपने कहा कि ये इंडोर डाइनिंग एक ऐसा जगह है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आते हैं और इंटरेक्शन भी होती है, फिजिकल इंटरेक्शन भी होती है। फिर यही काम जो है वो आपकी जो ट्रांसपोर्ट है उसमें भी होता है। फिर यही काम आपकी जो शादी हाल हैं, अब इस वक्त तो कम ही शादियाँ हो रही हैं, लेकिन सफ़र के महीने के बाद एकदम से आप देखेंगे कि एक जंप आएगा, तो हम उसको ऑलरेडी तैयारी की हुई है। और फिर ये अब वैक्सीन कार्ड इशू भी मतलब चेक भी हो रहे हैं। आप रात को अगर 10-12 बजे के बाद निकलते हैं तो आपको पुलिस आपसे पूछेगी क्या, या एडमिनिस्ट्रेशन जो भी आपसे पूछेगी। यही काम हम चाह रहे हैं कि अब जैसे स्कूल हैं वहाँ पर हमारी टीम्स भी जाती हैं, हेल्थ अपना एजुकेशन डिपार्टमेंट की अपना एक सेक्टर है, वहाँ पर भी जाके चेकिंग होती है। इसी तरह से जो आपके बड़े बड़े जहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे आपने खुद जो हमारी इंटर प्रोविंशियल एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी यहाँ चेकिंग होती है, और रेलवेज के अंदर भी और आपकी एयरपोर्ट्स के ऊपर भी। तो सख्ती अब आहिस्ता आहिस्ता देखें, हमने बहुत बड़ा, आपने और हम सब ने मिलके एक बड़ी एडवोकेसी भी की, सारा कुछ किया, लेकिन अभी भी अगर लोग इस बात के लिए तैयार ना हो कि कल को आपको इस मुल्क में किसी इस बीमारी से जान छुड़ाने का तो और मैकेनिज्म तो है नहीं, या तो हम SOPs को उस तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि हमारे पास कोई शख्स ही ना हो जिसके पास बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कासिम सुमरो साहब, आखिर में आपसे सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि वो जो एक्सपायर होने वाली वैक्सीन डोजेज हैं उस हवाले से आप मुतमईन है कि उनको इस्तेमाल में ले आया जाएगा जो अब हिकमत अमली अपनाई गई है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम नहीं लगा पा रहे हैं तो हम दूसरे सूबे को भेज दें, ताकि वो अगर लगा सकते हैं, उनकी कैपेसिटी है तो वो लोग लगा लें, क्योंकि बहुत मुश्किल से हमें ये डोजेज मिल रही हैं? नहीं सर, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हम इंशाल्लाह उससे बहुत पहले, हम नियर एक्सपायरी से पहले हमने उसकी वैक्सीनेशन जो है वो लगा लेंगे इंशाल्लाह। कासिम सुमरो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, एक और मामला जो इससे जुड़ा हुआ है वो ये है कि 3000 रुपया दें और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले जाएं, ये मामला है। और इस वक्त मार्केट में ये आवाज़ें लग रही हैं, और फिर जाली किसी भी शनाख्ती कार्ड के ऊपर जाएं और जाके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लें, या फिर आपको वैक्सीन लग जाएगी। अच्छा, इसी मेरा ख्याल है सूरत हाल से हम अगर हम देखें तो ये हुआ खबर इससे आई थी कि लंदन बैठे हैं नून लीग के कायद नवाज शरीफ साहब, और उनको लाहौर में कोरोना वैक्सीन भी लग गई है। NCOC के रिकॉर्ड में नवाज शरीफ को 22 सितंबर को वैक्सीन लगाई गई, और ज़राए बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब के शनाख्ती कार्ड पर कोरोना वैक्सीन कोट ख्वाजा सईद अस्पताल में लगाई गई है। और रिकॉर्ड के मुताबिक मियां नवाज शरीफ को चीनी वैक्सीन साइनोवैक लगाई गई है, और वो पहली डोज लगवाने के लिए तो आ गए थे, अब दूसरी डोज लगवाने के लिए पाकिस्तान आएंगे या नहीं आएंगे ये हमें इंतज़ार करना होगा। लेकिन हैरत की बात है, और कल जब फयाजुल हसन चौहान साहब इसके ऊपर मतलब बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि जी कि कोई फ्रॉडिया था, उसने इंतखाब किया कि किसी फ्रॉडिया के शनाख्ती कार्ड को ही ले लिया जाए, लेकिन इस पर बात नहीं कर रहे थे कि आपकी कितनी बड़ी नाअहली है कि इस तरह से वैक्सीन लगा दी गई है। इसके ऊपर बात नहीं कर रहे थे, वो फ्रॉड को फ्रॉड के साथ ही लिंक करने की कोशिश कर रहे थे, और उसके ऊपर भी सियासत की जा रही थी। ये मामला बहुत संजीदा है। सिस्टम के अंदर कितनी बड़ी गलती है कि आप मतलब सिस्टम के अंदर ऐसी चीज़ों को एंटर कर रहे हैं और बगैर तस्दीक किए कर रहे हैं, हालांकि ये जो मामला इतना संजीदा सेहत से रिलेटेड है और इसमें इस तरह की नाअहली नहीं होनी चाहिए। इंटरनेशनली आप इकरा देखें कि आपका कैसा इस वक्त इमेज जा रहा है कि आप लोग किस तरह से वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और इस चीज़ को संजीदगी से लेना होगा। खैर, महकमा सेहत ने नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन की एंट्री करने के इल्ज़ाम में 2 एहलकारों को तो मुअत्तल कर दिया है। दूसरी जानिब मरीम नवाज ने कहा है कि नवाज शरीफ की वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ खबर जो है वो मज़हिका खेज़ है, और ये सारी सूरत हाल है। और ऐसे हालात में जब वैक्सीनेशन हो रही है, लोग देखें कैसे लोग हैं जो खुद वैक्सीनेट होना नहीं चाहते हैं, इस तरह के मामलात भी कर रहे हैं। अच्छा, हमजा मरीम नवाज साहिबा ने इसको जिस तरह से रद्द-ए-अमल किया वो अपने नाज़रीन को दिखा देते हैं। ये आपका सिस्टम है, इस तरह से जो है वो आपका इंदराज किया जा रहा है जाली तरीके से, तो फिर ये एक और जो नामोशी है इंटरनेशनल, वो पाकिस्तान के हिस्से में इनकी नाअहली की वजह से आएगी। इस हुकूमत की हर चीज़ की तरह उनकी ये जो वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड है और वैक्सीनेशन का इंदराज है वो भी जाली है। इसका इंटरनेशनल रिएक्शन आ सकता है, मैं इस बारे में मुझे तशवीश है। खैर, ये बात दुरुस्त है, इसके इंटरनेशनल रिएक्शन तो आ सकता है। आपको बहुत ज़्यादा इस हवाले से बेहतर इकदाम करने होंगे ताकि आपके लोगों को एयरपोर्ट्स पे ना रोका जाए। अगर इस तरह के केसेस सामने आएंगे तो पाकिस्तानी जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लेके ट्रैवल कर रहे होंगे उनके ऊपर भी सवालिया निशान होंगे। तो हुकूमत को इस मामले पर देखना चाहिए और ज़िला इंतजामिया को बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मामले को देखना चाहिए। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और हम बात करेंगे कि हार नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी में हर कोई कामयाबी की चोटी पर पहुंचना चाहता तो है, लेकिन जब नाकामी जो है वो उसको एक दफ़ा सामना करना पड़ता है तो वो शख्स जो है वो अपनी कामयाबी से मेरा ख्याल है दूर भाग जाता है। हमने तो देखा है प्रैक्टिस लोगों की ये होती रही है। लेकिन हमजा देखा जाए जो कामयाब लोग हैं उनके पीछे भी देखना चाहिए, उनकी बैकग्राउंड भी देखनी चाहिए। हम ये चीज़ देखते हैं कि हम एक चीज़ को ट्राई करते हैं, वो नहीं हो पाती है, हम दूसरी चीज़ को ट्राई करते हैं, उस चीज़ को दूसरी दफ़ा ट्राई नहीं करते हैं, तो शायद यहाँ से मसला शुरू हो जाता है। फिर दूसरी चीज़ को ट्राई करते हैं, उसमें भी फेल हो जाते हैं क्योंकि उसका भी हमें नहीं पता होता। 10% नॉलेज होता है, हम वो काम छेड़ बैठते हैं, फिर उसमें फेल हो जाते हैं, तीसरा काम छेड़ लेते हैं। पहले काम को दूसरी दफ़ा हम क्यों नहीं कर रहे होते हैं और बार बार कोशिश क्यों नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, ये भी कहा जाता है कि जी कि वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो ये कैसे पता लगे कि भाई इसमें हमें नाकामी ही होती चली जाएगी, शायद हम कहीं वक्त ज़ाया तो नहीं कर रहे, और कब पता लगे कि मूव ऑन कर जाना चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है ना कि इसी चीज़ से हम जो है जुड़े रहें। लेकिन हमजा मगर समझने की बात तो यहाँ पे ये ना कि नाकामी जो है वो तकलीफदेह हो सकती है, मगर ये नाकामी ही है जो कामयाबी की तरफ आपको गामजन करती है। आप कह लें कि पहली सीढ़ी होती है, और नाकामी आपको वो कुछ सिखा देती है जो आम तौर पर आप लोग प्रैक्टिस ही नहीं कर पाते हैं। हम लोग नहीं सीख सकते इस तरह की चीज़ों से। अच्छा, इसके लिए आप का रवैया कैसा होना चाहिए, आप चीज़ों को परसीव कैसे कर रहे हैं, आप अपनी नाकामियों को, कोताहियों को क्या दुरुस्त करने का जज्बा भी रखते हैं, या फिर आपको ये लगता है मैं तो बिल्कुल ठीक था, जो मेरे साथ हुआ वो गलत हो गया। ये सारी चीज़ें हैं। और जो कामयाब तरीन दुनिया के लोग हैं उनका रवैया कैसा होता है, उनकी क्या प्रैक्टिसेस होती हैं, इस पे आज हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं कासिम साहब, शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। नाकामी से डरना नहीं चाहिए, ये हम सुनते आए हैं, लेकिन हम एक चीज़ में नाकाम हो जाते हैं तो उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ देते हैं और दूसरी चीज़ ट्राई करना शुरू कर देते हैं। बुनियादी गलती क्या है? क्या हमें बचपन से जो चीज़ सिखाई गई वो दुरुस्त नहीं थी, या हम उसको समझ नहीं पाए हैं? हमजा बहुत बहुत शुक्रिया। नाकामी से नहीं डरना चाहिए, नाकामी बहुत ज़रूरी है, इस पे बहुत सा लिटरेचर और बातें तो मौजूद हैं, लेकिन हमें समाज के रवैये को देखना पड़ेगा। ये समाज नाकामी को शदीद डिस्करेज करता है। इसमें तंज, मजाक, किसी की इंसल्ट करना, किसी की पंजाबी में कहते किट लगाना, ये बड़ा कॉमन है। अब होता क्या है कि इतना शायद नाकामी का खौफ नहीं होता जितना लोगों के उस नाकामी के बाद रद्द-ए-अमल जो है, जो माशरे का प्रेशर है, उसका खौफ बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से लोग इनिशिएटिव ही नहीं लेते। बड़े लोग, आप तो कह रहे हैं ना काम करना और नाकाम होना, मैं कहता हूं ये काम करना और नाकाम होना तो बात की बात है, इनिशिएटिव लेना, आगाज करना, शुरू करना। सर, लोगों में इनिशिएटिव ही नहीं होता। वो इनिशिएटिव क्यों नहीं लेते? उन्हें डर होता है कि अगर हमने इनिशिएटिव लिया और नाकामी आई तो लोग क्या कहेंगे। तो सबसे पहला असूल तो ये है कि लोग क्या कहेंगे इस परवाह से आप आजाद हो जाइए। आप वक्त के वलीउल्लाह हैं, आप नेक तरीन इंसान हैं, आपके पास दुनिया के कैरेक्टर मॉरल के सारे सर्टिफिकेट हैं, फिर भी याद रखिएगा सारी दुनिया को आप राजी नहीं कर सकते। लोग तरह तरह की बातें करेंगे ही, नाकाम पे भी करते हैं और कामयाब पे तो ज्यादा करते हैं जी। ये याद रखें, जब आप कामयाब हो जाते हैं ना तो आप जिस हाइट पे होते हैं, जब डिजिटल आपका होता है, वहां पर आप पे तनकीद, क्रिटिसिज्म, प्रोपेगेंडा वो वैसे ही बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसकी वजह आप नजरों में आ जाते हैं। बोनों के देश में कदावर जो है उसकी जिंदगी बड़ी मुश्किल है। आप बोनों में बोना रह के जी लें तो ठीक है, बोनों में कदावर होंगे तो आपकी जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। वो किसी जगह एक तस्वीर बनी हुई थी हमजा जी, कि एक जो रंदा फेरते हैं, ये जो कारपेंटर, तो वो उसमें सारे जो सर थे वो ऐसे सारे बंदे खड़े थे, रंदा फेरा जा रहा था और एक का सर ऊंचा था, और वो रंदा फेरने वाला इंतजार कर रहा था कि मैं इसको भी रंदा फेरूं और सबको बराबर कर दूं। तो ये याद रखिए, एक समाज में सबसे पहला तो नाकामी को डिस्करेज करने का रवैया है। इसमें आपको आम जिंदगी गुजारने वाले लाखों, हजारों, करोड़ों लोग मिलेंगे। गैर मामूली जिंदगी जी के जाने वाले लोगों की जिंदगी में आपको बर्दाश्त मिलेगी। उनको समझ आ जाती है कि ये जो तनकीद है, ये जो बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता। देखिए, तनकीद करने वाला तनकीद कर रहा होता है। आपका कमाल ये है, आप काम करते रहें, आप डट के काम करें। आप अगर जुबान से जवाब देना चाहेंगे तो थक जाएंगे। इसका एक ही तरीका है, चुप करके सर नीचे करके लगे रहें, आपका काम जवाब देगा। बिल्कुल, काम से जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा शाह साहब, एक सेंटेंस मैं हमजा से भी डिस्कस करी थी, नेवर फेल टू ट्राई मोर, इसको एलेबोरेट कर दें और कितना जरूरी है हमारी जिंदगी में कि हम हार ना माने, हम अपनी कोशिश जो है वो जारी रखें। अच्छा देखिए, आपकी कोशिश जारी रहने की कोई दलील और वजह होनी चाहिए। यानी बाज चीजें आपके लिए होती नहीं है। आप एक ऐसा काम कर रहे हैं, मिसाल लीजिएगा, हमें कोई सुन रहा है
और उसके घर में उसका लाइफ पार्टनर बहुत जिद्दी है, बहुत अक्खड़ है, तो वो दीवार के साथ टकरे मारता रहता है और कोशिश करता है दीवार टूटेगी, रास्ता बन जाएगा, सर फूट जाएगा, सर टूट जाएगा, रास्ता नहीं बनेगा। अब यहाँ पर तो नहीं लिखा जा सकता ट्राई मोर और मजीद कोशिश कीजिए। आपको बड़ी जिंदगी में बड़ी चीजों को तो एक्सेप्ट करना होता है, अपनी नाकामियों को, अपने से मुख्तलिफ रवैयों को। कहीं ऐसे रास्ते हैं, कहीं ऐसे ट्रैक हैं जिन पे आप नहीं चल सकते, आपको एक्सेप्ट करना होता है ये मेरे लिए नहीं बने। इस सारी जिंदगी में आप देखिए 3-4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस सारी जिंदगी में हजारों प्रोफेशन है आपके सामने, हजारों फील्ड्स हैं, किसी एक का इंतखाब आपने करना है। मेरी गुजारिश है छोटे से छोटा काम पकड़ें, लेकिन उस छोटे से छोटे काम में आप एक प्रॉपर बड़ा ख्वाब बनाएं। काम छोटा हो, ख्वाब बड़ा होना चाहिए। जैसे एक काम हो सकता है जी, आप एक बच्चा पढ़ाना शुरू करते हैं, आपका ख्वाब होना चाहिए कि आपने एक पूरा इदारा बनाना, यानी कि इब्तदा छोटी सी है। ये जो कल पे यकीन है, आने वाले वक्त पे यकीन है, ये मुश्किलात से लड़ना सिखाता है, ये ट्राई अगेन आपको सिखाता है। लेकिन अगर कल पे यकीन नहीं है, आपके पास कोई ख्वाब नहीं है, आपके पास कोई विजन नहीं है, आपके पास कोई ड्रीम नहीं है, तो फिर याद रखिएगा सिर्फ लेक्चर बातें आपको मोटिवेट नहीं करेंगी। सबसे बड़ी मोटिवेशन अपना ख्वाब होता है, अपना ख्वाब। वो ख्वाब नहीं जो लोगों ने आपके लिए देखा हुआ है, ख्वाब वो जो मेरा अपना ख्वाब है, जिसके लिए मैं जी रहा हूं, जिसके लिए मैं सोता उठता जागता सब कुछ कर रहा हूं। वो एक ख्वाब के गिर्द आपकी अगर जिंदगी नहीं घूम रही, आप मुश्किलात का सामना नहीं कर सकते। ठीक है शाह साहब, एक अहम चीज़ है, मोटिवेशनल स्पीकर्स पर भी आप देखते हैं सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मीम्स बनती हैं, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हो रही होती है। ये कहा जा रहा होता है कि जी मोटिवेशनल स्पीकर्स के साथ तो हर वाकया पेश आया होता है, लेकिन ये मामला, ये मैं रवैयों की बात कर रहा हूँ एक्चुअली। नाकाम तरीन लोग जिनके पास कुछ करने को नहीं होता। जुमला पूरा बोले ना जी प्लीज, जुमला पूरा बोले ना। मोटिवेशनल स्पीकर के साथ हमला होने के अलावा हर वाकया हो चुका है। एग्जैक्टली, ये भी मीम्स, इस तरह की मीम्स बनती हैं, यकीनन आपकी भी नज़र से गुजरती हैं। मामला ये है कि हम क्यों ऐसा कर रहे होते हैं कि हम नाकाम हैं, और फिर अगर कोई शख्स हमें चंद लोगों की, जो कामयाब तरीन लोग हैं, उनकी ज़िंदगियों की चंद आदात अपने मुताले के थ्रू अगर डिलीवर करना चाह रहा है और लोगों को समझाना चाह रहा है, तो हमें उस पर भी एतराज़ है। फिर एक ऐसा शख्स जो कुछ नया काम करने के लिए जा रहा है, 5 दोस्त हैं, 4 नौकरी कर रहे हैं, एक बिजनेस करने के लिए जा रहा है, वो 4 उसको भी रोक रहे हैं कि भाई तुमने भी ये नहीं करना, देखो नौकरी पे तो महीने बाद फिक्स्ड इनकम आ जाती है ना, इसमें तुम डूब गए तो पता नहीं क्या होगा। अब इन चीज़ों से लोग क्या कहेंगे, इससे दिमाग साइड पर करना, ये कहना बहुत आसान है, ये करना कैसे है, इसकी चंद टिप्स भी हमें देके जाएं कि भाई किस तरीके से किन लोगों की बात सुननी है और किन की बात नहीं सुननी है, इसमें एक तफरीक करनी पड़ेगी। हमजा, मैं इस सवाल को दोहराऊंगा, ये आप एक मोटिवेशनल स्पीकर से पूछ रहे हैं या पब्लिक के लिए पूछ रहे हैं? सर, मैं कासिम अली शाह साहब से पूछ रहा हूँ, लोग जिस तरीके से आपको देखते हैं उसी तरह से जवाब को समझ पाएंगे। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा, गुजारिश ये है कि देखिए ये सब चीज़ें, ये अलामत है कि आप डिस्कस हो रहे हैं। ये मैं अपना आपको मुद्दा बयान करता हूं, या मैं इसको किस तरह से लेता हूं, या यकीनी बात है कि वो सारी क्रिटिसिज्म चीजें, मीम्स, वो सारा कुछ आप देखते हैं, मेरे खिलाफ भी होता रहता है। तो ये एक तो अलामत है कि आप कहीं ना कहीं डिस्कस हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, देखिए अगर आपके काम से कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ, आपके काम से कोई असर नहीं पड़ा, तो आपके ऊपर तनकीद भी नहीं होगी और आपके हासिद भी नहीं होंगे। ये 2 लोग बड़े इंपॉर्टेंट है जी, क्रिटिक्स और जेलस। हसद करने वाले और तनकीद करने वाले अलामत हैं कि आप कुछ कर रहे हैं। जैसे मुसाफिर के चेहरे की गर्द बताती है वो मुसाफिर है, जैसे मुसाफिर की जूती घिस जाती है बताती है कि मुसाफिर है, जैसे किसी की कूनी छिली हुई है तो बताते हैं कि वो कोशिश कर रहा है, जैसे हाथों के छाले बताते हैं कि मजदूर है, मेहनती है। इसी तरह अगर आप जिंदगी में आपका फलसफा, आपके नैरेटिव्स वो वाकई सोसाइटी में कोई इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर 2 चीजों का सामना आपको करना पड़ेगा, एक तनकीद का, दूसरा हासिदों का। अच्छा, तनकीद में एक तनकीद बड़ी अच्छी होती है, वो तनकीद है तनकीद बराए इस्लाह, लेकिन वो तनकीद बराए इस्लाह करने वाला आपके कान में कहता है, आपको मिलकर टाइम लेके कहता है। बिल्कुल। तनकीद बराए तनकीद का जो रवैया है वो आपको फेसबुक पे नजर आता है, सोशल मीडिया पे नजर आता है, ट्विटर पे नजर आता है, सब जगह नजर आता है। और ये रवैया जो है, ये नाकाम लोगों का रवैया है। मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात कहूंगा, ये उन लोगों का रवैया है जिनको अगर आप थोड़ा सा डिग डाउन करें और उनकी जाती जिंदगी या प्रोफेशनल लाइफ में जाके देखेंगे, आपको कमाल किस्म की नाकामियां नजर आएंगी। वो नोवेयर होंगे, वो कुछ नहीं कर पाए तो आखिरकार वो तनकीद करने लग पड़े। एक जुमला ये भी बोला जाता है
कि जो खुद भाग नहीं सकता वो दूसरों को भागने की तालीम दे रहा है, ये तनकीद है। यानी ऐसी तनकीद से तो अल्लाह की पनाह। अब हसद क्या है? हसद इस शक्ल में है कि एक बंदा कोशिश कर रहा है, वो कहता है मुझे यहां होना चाहिए था। एक बात याद रखिएगा, हासिद बड़ी इन्वेस्टिगेशन करता है, वो बड़ी तफसील से सुनता है, समझता है, सारी वीडियोस को फॉलो करने के बाद फिर नया एंगल बिल्ड करता है। ये जो एंगलिंग का वर्ड है, जो मीडिया की टर्म में बोला जाता है, ये बड़ी एक अजीब चीज है कि किसी भी चीज को कोई रंग दे दिया जाए, किसी भी चीज का जो है वो एक ऐसा रंग या ऐसा उसको फ्लेवर दिया जाए या ऐसा तासुर कायम किया जाए जिससे किसी का नाम या किसी का फेम खराब हो जाए। अब आप एक बात याद रखिएगा, एक बड़ा इंसान इन चीजों से आजाद होता है, इवन मैं कहता हूं तारीफ से भी आजाद हो जाता है। अगर आपके पास वाकई काम का पैशन है, आप काम को डूब के कर रहे हैं, तो आपका पूरा ईमान और यकीन होता है कि मेरा काम ये वक्त और सेंचुरीज में कहीं देखा जाएगा, ये किसी और जमाने में भी इसको कैलकुलेट किया जाएगा कि किस अंदाज से काम हुआ और किस अंदाज से लोगों की सोच बदली। अच्छा, आपको क्योंकि मनफी चीजें नजर आ रही होती हैं ज्यादा, लेकिन मैं ये भी कहूं कि मोहब्बत करने वाले, आपसे प्यार करने वाले, आपके साथ खड़ा होने वाले, उनकी तादाद भी हजारों में होती है। सही, यानी वो बंदा अगर ढूंढे तो वो कहेगा यार ये अल्लाह का कितना करम है कि लोगों के दिलों में प्यार भी अल्लाह ने कितना डाला है, मोहब्बत भी कितनी डाली है। सो अगर कामयाब होना है, आगे बढ़ना है, ये तनकीद करने वाले, हसद करने वालों से बिल्कुल आप परवाह इनकी ना कीजिए। अपना काम, अपना पैशन, डटे रहना, लगे रहना और अल्लाह पे पूरा भरोसा करना। सच्चा बंदा जो है वो पूरी कोशिश के बाद दुआ करता है। बिल्कुल, दुआ जो है ना वो अलामत है कि उसको अल्लाह की मदद की जरूरत है। बिल्कुल, अल्लाह की मदद की जरूरत है और जो नेगेटिविटी है उसके ऊपर हमें ध्यान नहीं रखना। बहुत शुक्रिया कासिम अली शाह साहब, पाकिस्तान से गुफ्तगू करे थे और उन्होंने दिए आगे बढ़ने के कामयाब जिंदगी एक बुनियादी चीज है कि जो शख्स आप पे मजमे में तनकीद कर रहे हैं, जो शख्स मतलब कि सोशल मीडिया एक मजमे की सूरत है, जो 10 लोगों के दरमियान आप पे तनकीद कर रहा है और तासुर ये दे रहा है कि मैं तो आपकी इस्लाह चाहता हूँ, वो आपकी इस्लाह नहीं चाहता है। वो सिर्फ ये बताना चाहता है कि जी कि मुझे इस बात का पता है और मैं आपको नीचा दिखा रहा हूँ। मतलब उसके दिल में ये चीज होती है कहीं ना कहीं। आपसे बहुत सीरियस है और आपकी इस्लाह करना चाहते हैं तो जैसे शाह साहब ने कहा कि वो आपको अकेले में बताएगा कि कान में दूसरे शख्स को पता भी नहीं लगने देगा। तो ये बुनियादी फर्क कर लेंगे किसकी तनकीद को पॉजिटिव लेना है और किसकी तनकीद को कहना कि भाई आप तनकीद करते रहे, आप तनकीद करते रहे, इंशाल्लाह मैं कुछ करूंगा। तो आप मेहनत करते रहे, मेहनत से घबराएं नहीं। एक और चीज पे भी वैसे तनकीद होती है, बिल्कुल वो तनकीद ये हो रही है कराची में क्योंकि बारिश हुई है, तो बारिश के बाद कराची का जो हाल है वो देखने वाला था। बारिश होते ही कराची वालों की मुश्किलात का जो है वो भी आगाज़ हो गया। मुख्तलिफ इलाकों में चंद घंटों के दौरान वक्फे से जो बारिश हुई उसकी वजह से हर तरफ हमने देखा कि जल थल एक हो गया था और अर्बन फ्लडिंग के बायस लोगों का एक बार फिर बड़ा इम्तिहान भी शुरू हो गया। हाँ जी, बरसाती नाले उबल पड़े, जगह जगह ट्रैफिक जैम था, 250 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए थे। शराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आज सूरत हाल क्या है ये शराज से जानते हैं। जी शराज, बताइएगा कि आज की सूरत हाल क्या है, पानी अभी भी खड़ा हुआ है? जी बिल्कुल, कराची में गुज़िश्ता रोज़ से होने वाली बारिशों के बाद से जो है वो तमाम तर जलथल जहां एक हो गया, वहीं पर शहरियों की मुश्किलात भी मज़ीद बढ़ गई क्योंकि जगह जगह जो पानी है वो जमा हो गया, जबकि सड़कें जो है वो तालाब का मंजर पेश करने लगी, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई और शहरी जो हैं घंटों जो हैं वो ट्रैफिक में फंसे रहे। गुज़िश्ता रोज़ नॉर्थ नाज़िमाबाद, नॉर्थ कराची, नागन चौरंगी और सरजानी के इलाकों में जो है वो तेज़ बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई थी, जिसके बाद हमने देखा था कि सड़कों पर जो है वो कई फीट पानी खड़ा हो गया, कई जगहों पर गाड़ियां उलट गईं, जबकि कई जो सैकड़ों जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो मोटरसाइकिल सवार हादसात का शिकार भी हुए और इस वक्त भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है क्योंकि शहर की अहम शाहराहों पर पानी निकालने का जो अमल है वो शुरू कर दिया गया था और अहम शाहराहें जो हैं वो तो इस वक्त क्लियर हैं, लेकिन रिहायशी इलाके और जो अंदरूनी सड़कें हैं शहर की, वहाँ पर अब भी जो है बड़ी तादाद में पानी जमा है और यहाँ पर आमदोरफ्त जो है वो शदीद मुतासिर हो रही है। इस वक्त लियाकताबाद से हुसैनाबाद जाने वाला जो रास्ता है वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में अब भी जो है वो पानी जमा है और रात से सड़क पर पानी जमा होने की वजह से यहाँ जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं। इस वक्त भी मेरे कैमरामैन शाहिद मलिक आपको दिखा सकते हैं, यहाँ सड़क जो है इस वक्त जगह जगह से तालाब का मंजर पेश कर रही है, जबकि सड़क के इतराफ पर जो कचरा पड़ा हुआ है उसमें इंतहाई ताफुन जो है वो इस वक्त हमें यहाँ महसूस हो रहा है कि यहाँ खड़ा होना इंतहाई दुश्वार है। बदबू इंतहाई फैलती जा रही है, लेकिन सफाई सुथराई के जो इंतजामात हैं, जो दावे किए जा रहे थे
तमाम तर ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से वो हमें कहीं होते जो हुए दावे दिखाई किए नहीं जाते दे हैं वो रहे। यहाँ दिखाई सड़कों नहीं पर दे रहे जगह हैं। जगह बहुत गड्ढे शुक्रिया बढ़ने शराज की अहमद, आप हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हैं। इसी हवाले से हम बात करेंगे। अर्बन डेवलपर मोहम्मद तौहीद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मोहम्मद तौहीद साहब। कराची की अगर हम बात करें, एक बार फिर से बारिश के बाद देखते हैं कि दरिया का मंजर पेश कर रहा है। आप समझते हैं ये सब कुछ जो है वो नाकिस अर्बन प्लानिंग की वजह से हो रहा है? जी बिल्कुल। देखें, शहर कराची में जब हम बारिश की बात करते हैं तो बहुत से टेक्निकल एस्पेक्ट हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। सही है। आपने देखा होगा कि इस वक्त शहर कराची में नालों की चौड़ाई का काम जो है वो बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसमें गुज्जर नाला, औरंगी नाला और जो है मंजूर कॉलोनी नाले को चौड़ा किया जा रहा है। लेकिन सिर्फ नालों की चौड़ाई जो है, नालों को सिर्फ चौड़ा करने से जो है मसला हल नहीं होता। ठीक है। कल ही जो है मैं अर्बन रिसोर्स सेंटर में, जो अर्बन रिसोर्स सेंटर जो कि एक मारूफ इदारा है शहर कराची का, उसके डायरेक्टर यूनुस साहब के साथ एक डिस्कशन कर रहा था इन्हीं हवालों पर बारिश के दौरान ही कि जी ये मसला है क्या। यानी कि उनका आर्गुमेंट ये था कि जी नालों को जितना भी चौड़ा कर लें शहर तो डूबता रहेगा। मैंने कहा चले जी ठीक है, आप वजह बताइए। फिर वजह पे आते हैं हम। वजह तो उन्होंने पहली बात जो हमने डिस्कस की उसमें ये कि देखें, रोड्स जो बारिश का पानी है वो जो करीबी जो भी सेवरेज का या कह लें स्टॉर्म वाटर ड्रेन का जो नाला है उस तक नहीं पहुंच पाता। वो जो है वो रोड पे खड़ा हुआ है, जो कि बैड इंजीनियरिंग है, या ये कह लें कि रोड के एज पर जो पोर्स होते हैं जिसके थ्रू कनेक्टिविटी होती है, वो होल्स जो है वो ओवर द टाइम मेंटेनेंस ना होने की वजह से उसमें रेत या मिट्टी जो है वो भर जाती है, तो वो फिर कनेक्टिविटी टूट जाती है, यानी कि रोड पे पानी जमा रहेगा। ठीक है, एक तो ये मसला हो गया कि जो बारिश का पानी रोड पे खड़ा है वो जो है वो उन नालों तक नहीं पहुंच पा रहा। अच्छा, फिर नाले में पानी पहुंच गया, अब नालों में जो इंटरनल बहुत से कंस्ट्रेंट हैं, रुकावटें हैं, जैसे कि जहाँ जहाँ क्रॉसिंग होती है वहाँ पे कलवर्ट हैं। अब हमने बारहा शहर कराची में देखा है कि अगर एक एज से दूसरे एज तक कलवर्ट 5 कलवर्ट हैं तो 2 कलवर्ट काम कर रही हैं, 3 कलवर्ट काम कर रही हैं, बाकी 2 जो है वो ब्लैक है, जो है ब्लॉक हैं ड्यू टू सॉलिड वेस्ट या किसी कचरा या कोई और वजह से, उसको भी जो है वो प्रॉपर डील नहीं किया जा रहा। अच्छा, फिर चलें, ये यहाँ भी पहुँच गया पानी, कलवर्ट का मसला भी हल हो गया। तो तीसरा जो अहम और बुनियादी मसला है, क्या ये तमाम पानी जो है उसको समंदर तक निकासी का रास्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सही। तो देखिए, ये तीन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। फिर इसमें 2 चीज़ें हमने इसको डिस्कस किया तो एक्सप्लोर हुई कि देखिए, शहर कराची में जो कचरे का इंतज़ाम है वो इंतहाई नाक़िस है। ज़्यादातर लोग देखा ये गया है, जो लोग इन नालों के इर्द गिर्द रहते हैं उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि वो इन नालों में कचरा डाल दें। इसकी 2 वजूहत हैं। एक तो उनको अपने इलाके में कचरा कुंडी जो है वो प्रॉपर नहीं मिल रही होती है, जहाँ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं या DKMC DMC जो है वो प्रॉपर ऑपरेट कर रहे हो, वो नहीं मिल रही होती। दूसरा अवेयरनेस का मसला है। हमें अपने लोगों को अवेयरनेस देनी पड़ेगी कि कचरा नालों में फेंकना हमारे शहर के लिए नुकसानदा है, क्योंकि फिर ये जाकर जो है वो फिर जो कलवर्ट्स हैं उनको ब्लॉक करता है, और फिर आगे जो है फिर वो जो मैंने आपको बताया कि वो वाटर का पूरी जो कनेक्टिविटी है वो रुक जाती है। चौथी अहम चीज, जैसे कि आपने भी फुटेज दिखाया अभी, उसमें हमने देखा कि मेनली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, कल की बारिश में अगर हम कहें तो मेनली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल अफेक्टेड हुआ। उसकी वजूहात कुछ बहुत डिफरेंट हैं। देखिए, नागन चौरंगी इफेक्ट हुआ और हैदरी KDA चौरंगी इफेक्ट हुआ। अच्छा, हुआ क्या कि जब हम ये BRT ग्रीन लाइन इंस्टॉल करने जा रहे थे, ठीक है ना, उस वक्त में इस बात का ख्याल नहीं किया गया कि उसके नीचे जो आपका ये सेवेज चैनल है इसको किस तरह डील किया जाए। नागन चौरंगी पे एट ग्रेड थी BRT, वहां पे क्या किया गया, वहां पर जो है वो नीचे बेहतर कलवर्ट बनाने के बजाय वो एक तरह से चौक हो गया। वो एक एज से दूसरे एज तक जो वाटर का नेचुरल फ्लो था वो हमने डिस्टॉर्ट कर दिया। अब नागन चौरंगी आप देखें कि आप देख लें, वहां के लोगों से भी हमने पूछा, जब BRT ग्रीन लाइन नहीं बनी थी उससे पहले नागन चौरंगी कभी नहीं डूबा था। अब नागन चौरंगी थोड़ी सी बारिश के बाद बिल्कुल ठीक है, उसमें भी प्लानिंग का फुकदान है। बहुत शुक्रिया तौहीद साहब। सबसे पहले बात आप बात कर रहे थे, ये प्लानिंग का फुकदान है। जिस वक्त आप कोई मंसूबा जो है उस हवाले से काम कर रहे होते हैं तो इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कराची में नहीं रखा जाता, बल्कि बाकी शहरों में भी नहीं रखा जाता। कराची में सूरत हाल हमें कुछ ज़्यादा ही ख़राब नज़र आती है, क्योंकि हर चीज़ ही ख़राब है। तो ये फिर नालों का मामला होगा या फिर सेवरेज का मामला होगा, ये मज़ीद ख़राब होता हुआ हमें बारिश के मौके पर नज़र आता है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दुश्मन जितनी मर्जी साजिशें कर ले, गैर मुल्की टीमों को इस पर आमादा कर ले कि वो पाकिस्तान नहीं आए और वो पाकिस्तान आने से इनकार कर दें, और फिर बड़े बड़े खिलाड़ी ये कहें कि सारा चक्कर IPL का है, सारा चक्कर पैसों का है, और भारत में अगर ऐसी कोई बात होती भी तो ये टीमें वापस ना जाती। बिल्कुल, लेकिन हमजा अगर हम बात करें कि कौमी क्रिकेट की, तो वो आगे बढ़ती रहेगी और वतन अजीज़ में खेल के मैदान हमेशा आबाद रहेंगे। कौमी सितारों से सजी नेशनल T20 की कहकशां गुज़श्ता रोज़ से शुरू हो गई है। हाँ, तमाशाई पिंडी क्रिकेट स्टेडियम और कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के स्टैंड से सनसनीखेज़ मैचेस देखेंगे। अभी पहला मरहला है, ये हम देख लें रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कल शायकीन मौजूद भी थे। शायकीन को दाखिले के लिए टिकट्स के हमरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाना भी लाजमी होगा, जो वो लेके गए हैं। कल बड़े बेहतरीन मैच हुए हैं, 2 मैचेस खेले गए हैं। बाबर आजम की टीम, खैर सेंट्रल पंजाब की टीम तो दूसरे मैच में हारी। इफ्तिताई मैच में नॉर्दर्न की टीम ने बलूचिस्तान को 6 विकेट से हरा कर टूर्नामेंट का फातिहाना आगाज़ किया। हमजा दूसरे मैच की अगर बात करें तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा और सेंट्रल पंजाब एक्शन में आए। दूसरी जानिब बरतानवी अखबार दी टाइम्स की अगर बात कर लेते हैं तो उन्होंने दावा किया है कि इंग्लैंड बोर्ड के दौरे पाकिस्तान पर जो टीम्स हैं ना भेजने के फैसले से वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि दौरा मंसूख करने पर जो बरतानी वज़ीर आज़म और सीनियर हुकाम है उनका ये मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान का दौरा मंसूख करने के फैसले से पाक बरतानी ताल्लुकात हैं वो मुतासिर हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और ECB हम जानते हैं, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो है वो खुद मुख्तार है, वो खुद से फैसले कर रहा होता है, उसने खुद से फैसला किया। उधर ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा भी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की मुनाफिकत पर फट पड़े हैं। उन्होंने कहा है कि भारत में यही सूरत हाल होती तो कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि पैसा बोलता है। ये बहुत आम चीज़ है, कमेंटेटर्स बात कर रहे हैं, इस तरह की तमाम तर सूरत हाल जो है वो होती चली जा रही है। बिल्कुल, इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग उमर गुल साहब। नेशनल T20 कप की बात कर लें, गुज़श्ता रोज़ शुरू हो गया। अब इस इवेंट से खिलाड़ियों की आलमी T20 कप की किस हद तक आप समझते हैं कि तैयारी हो सकेगी? क्योंकि अगर गैर मुल्की टीमों की बात करें तो उनसे खेल कर ही उनकी खामियों और मजबूत पॉइंट्स का पता चलता है। मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी तैयारी होगी, क्योंकि बिफोर द वर्ल्ड कप आपको वैसे तो 3 से 4 मैचेस खेलने थे, लेकिन अभी हर टीम ने 10 मैच खेलने। अगर आप फर्दर आप क्वालिफाई करते हो सेमीफाइनल या फाइनल के लिए, तो फिर आपको मेरे ख्याल से ठीक ठाक प्रिपरेशन का मौका मिलता है। और जहाँ तक क्रिकेट हो रही है, अच्छे बॉलर है, हमारे टॉप के बॉलर्स है जो रिसेंटली अभी टीम के साथ है या वर्ल्ड कप का हिस्सा है, या इसके अलावा बाकी भी जो हमारे जो बाकी बॉलर है, इंशाल्लाह अच्छी प्रिपरेशन होगी। अच्छा उमर, आज़म इमरान खान से कौमी स्क्वाड की जो मुलाकात है उस पर भी बात हो रही है। वो कहा जा रहा है कि जी मफीद मशवरे भी दिए गए उनकी जानिब से। बतौर क्रिकेटर आप क्या समझते हैं? गुज़श्ता अदवार में हमने देखा आपकी भी मुलाकात हुई, क्या फ़ायदा होता है इस तरह से? कोई फ़ायदा हो पाता है खिलाड़ियों को? कोई मोराल बुलंद होता है जब ख़ास तौर पर अहम दौरे मंसूख हो रहे हों, वज़ीर आज़म से मुलाकात हो रही हो और वो जो लेजेंड क्रिकेटर भी हों? बड़ा अच्छा उनका इक़दाम है कि बिफोर द वर्ल्ड कप आपका प्रेसिडेंट, आपका पेंटर इन चीफ आपके टीम से मिलता है। सारे प्लेयर्स ऑब्वियसली जिस सिनेरियो से गुजर रहे, तो डेफिनेटली जिस तरह का उनको बैक है चेयरमैन PCB की तरफ से, और फिर आपका प्राइम मिनिस्टर आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में बुलाते हैं। ऑब्वियसली उन्होंने अच्छे मशवरे दिए होंगे, काफ़ी अच्छे टिप्स दिए होंगे उनके एक्सपीरियंस से। तो डेफिनेटली उनको जिस तरह का रिस्पांस दिया प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, जिस तरह रिस्पांस मिला या PCB चेयरमैन की तरफ से, और इवन मेरे ख्याल से सबसे ज़रूरी ये कि आप बीइंग फैन, बीइंग क्रिकेट लवर्स, हमें भी अपने टीम को बैक करना चाहिए और उनको अच्छी तरह से सपोर्ट करना चाहिए, ताकि वो फ्रेश जा सके वर्ल्ड कप खेलने के लिए और वहाँ पे उन पर कोई प्रेशर ना। तो मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर ने अच्छी टिप्स दिए होंगे, और उससे ऑब्वियसली प्लेयर का जो मेंटल अप्रोच है और जो उनका मोरल है वो हाई चला। बिल्कुल। अच्छा उमर, अगर हम इस टूर्नामेंट की बात करें खुसूसी तौर पर, तो हमारे सेलेक्टर्स को इस वक्त किन खिलाड़ियों पर खुसूसी नज़र रखनी चाहिए, और आप समझते हैं कि हमें जो है नया टैलेंट भी मिल सकता है? जो भी परफॉर्म करेगा, ऑब्वियसली सारे मैचेस अभी लाइव भी आ रहे, इवन अगर सेलेक्टर उधर ना भी जाए तो टीवी पे सब लोग मैच देख रहे हैं, और सोशल मीडिया का दौर है। जो भी परफॉर्म करता है उसकी परफॉर्मेंस ऑब्वियसली मीडिया पे आते हैं और लोग उसको बैक करते हैं, उसको फॉलो करना शुरू कर दे। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जितने भी यंगस्टर है उनके लिए अच्छा मौका है कि ये लाइव मैचेस आ रहे हैं, यहाँ पे परफॉर्म करे, अपने स्किल दिखाए, और ऑब्वियसली आगे एंड ऑफ द डे सबका मकसद है कि पाकिस्तान के लिए खेलना। तो जो भी परफॉर्म करेगा पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली चांसेस होंगे।
अच्छा उमर, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के इनकार पर अब हम ऑस्ट्रेलिया के बदलते तेवर भी देख रहे हैं और इम्कानात यही है कि शायद ऑस्ट्रेलिया की टीम भी नहीं आएगी। दूसरी जानिब वेस्ट इंडीज़ की टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है। आप जो दोनों बोर्ड्स में बातचीत हो रही है इस हवाले से क्या समझते हैं कि वेस्ट इंडीज़ का जो बोर्ड है वो किस तरीके से पाकिस्तान को देख रहा होता है? ताल्लुकात बज़ाहिर तो खिलाड़ियों के भी बहुत अच्छे नज़र आते हैं। देखिए, वेस्ट इंडीज़ ने तो हमेशा हमारे बोर्ड का साथ दिया है, चाहे वो जिस तरह की भी हालात हो। हमने बल्कि जितने भी क्रिकेट बोर्ड थे, जब भी उन पे टफ सिचुएशन जब भी आए उन पे, तो हमारे क्रिकेटर्स ने और हमारे क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा उनका साथ दिया है और हमेशा उनकी हेल्प की है। तो वेस्ट इंडीज़ भी आई होप इंशाल्लाह जिस तरह पहले अभी रिसेंट पास में वो टूर करके गए, तो दिसंबर तक तो अभी टाइम है और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हालात उस तरह नहीं है कि जो 8-10 साल पहले थे। तो अब तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है, तो मेरे ख्याल से सच कोई बात नहीं होगी। और मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ी सी जल्दी की है कि उन्होंने हमारे एजेंसीज के साथ, हमारे इंटेलिजेंस के साथ अपने जो उनके एजेंसीज के उन्होंने अपने जो रिजर्वेशन थे वो शेयर नहीं किया, अपने उनको जो थ्रेड्स मिल रहे थे अगर वो उनके अब हमारे एजेंसीज के साथ शेयर करते हैं तो मैं भी अभी हालात कुछ और होते। लेकिन सबको पता चल गया, एक्स क्रिकेटर, कमेंटेटर सब कह रहे कि यार ये तो जाती की है, उनको सीरीज छोड़ के नहीं आना चाहिए। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह आई होप कि अभी हालात काफ़ी बेहतर होंगे। ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले PSL वगैरह भी है, बाकी भी हमारे सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है, लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे और इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया भी टूर करके करेगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा उमर, हम साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ की बात कर लेते हैं। वो कह रहे थे कि न्यूजीलैंड और इंग्लैंड क्रिकेट टीम्स जो इस तरह से उन्होंने पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया, उसके बाद हमारी क्रिकेट जो है वो बहुत पीछे चली गई है। आप एग्री करते हैं इस बात से? कोई डाउट नहीं है कि आप जितने भी आप टॉप की टीम्स उनके अगेंस्ट खेलते तो ऑब्वियसली आपके जो जिस तरह के हमारे यंगस्टर हैं तो उनको और ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। और वो अगर आप अच्छे प्लेयर्स के अगेंस्ट, अच्छी टीम के अगेंस्ट खेलते हो तो ऑब्वियसली आपका ही फ़ायदा होता है, बेटरमेंट आपको फ़ायदा मिलता है। तो मेरे ख्याल से वो फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन अभी तो आगे जाके इंशाल्लाह हमने काफ़ी क्रिकेट खेलनी है। आई थिंक फ़र्क इस सिर्फ हमारी ये कि पाकिस्तान में क्रिकेट ना होने की वजह से फ़र्क पड़ेगा और न्यूजीलैंड जिस तरह वापस चला गया, इंग्लैंड आया ही नहीं, तो ऑब्वियसली दूसरी टीमों के जहन में भी शक होंगे। लेकिन ये है कि फाइनेंशियली तो हमें न्यूजीलैंड टूर से काफ़ी नुकसान हुआ, क्रिकेट वाइज भी हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह ये है कि इसमें काफ़ी इतना ज़्यादा गैप नहीं है कि हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही। अभी नेक्स्ट मंथ वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, तो तैयारी इंशाल्लाह उससे पहले हमारी जो डोमेस्टिक सीजन जिस तरह अभी इसको कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप के लिए तैयारी भी होगी। और आई होप कि इंशाल्लाह दुआ तो यही है कि आगे जो हमारे सीरीज है, जो नेशनल T20 की अगर बात करें, प्रोडक्शन क्वालिटी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है। ख़ास तौर पर कल ये कहा जा रहा था कि रिकॉर्ड, मतलब पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो ऑनलाइन लोग जो हैं नेशनल T20 कप देख रहे थे और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशी अनासर ने जो क्राइसिस पैदा किया, आप समझते हैं कि हम उसको अपनी कामयाबी में बदल सकेंगे और कैसे बदल सकेंगे? बतौर साबिक क्रिकेटर आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? नुकसान तो हमारा हुआ क्रिकेट वाइज भी और फाइनेंशियली भी, लेकिन अभी हमने आगे की तरफ देखना है। अब जो हो गया वो तो हो गया, अभी हमने अपने क्रिकेट को बेहतर करना है और स्ट्रॉन्ग करना है, हमारे डोमेस्टिक को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हमें और ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स मिले। क्योंकि जब फॉरेन की टीमें आती है और आपके होम सीरीज़ खेलते तो ऑब्वियसली उसमें आपके एक तो आपके प्लेयर्स को और ज़्यादा मौका मिलता है। आपके पास में भी अभी तो कोविड की वजह से इतना नहीं हो रहा, लेकिन पास में अगर आप देखें तो 2 डे या 3 डे प्रैक्टिस मैच जिसमें आप अपने यंगस्टर को जो एक के प्लेयर्स थे उनको खिला देते तो उनको एक्सपोजर मिल जाता है। लेट्स सी कि जो हमारे जो डोमेस्टिक सीजन है उसको जितना कम्पिटिटिव हम खेलेंगे और जितना कम्पिटिटिव होगा तो ऑब्वियसली हमें अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। तो हमें अपनी क्रिकेट ऐसी करनी है कि अपने डोमेस्टिक को अच्छा करे और इसको जितना कम्पिटिटिव कर सके, जितना इसको अच्छे तरीके से हम खेलेंगे तो हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। अच्छा उमर, हम आपके ट्वीट के मुताबिक भी बात करना चाहेंगे जो कि PCB इंतजामिया के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर आपने की है। आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आपके माबैन बलूचिस्तान टीम की कोचिंग के हवाले से कोई हफ्ता भर जो है वो बातचीत चलती रही, वो पाया तक मिर्जा क्यों नहीं पहुँच सकी, उसके बारे में हमें बताइएगा।
नहीं, वो तो सब कुछ क्लियर हो गया। वो बस जस्ट मिसकम्युनिकेशन की वजह से थोड़ा सा कम्युनिकेट अच्छी तरीके से नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेट हो गया और मैंने वो ट्वीट किया। बाकी फिर उसके बाद वो ट्वीट के बाद उन्होंने बात की, जो कंसर्न बंदा था जिसके जिम्मे वो जो काम था, और उसके अलावा चेयरमैन साहब ने भी फोन किया, रमीज राजा ने भी फोन किया, तो रमीज भाई से काफी डिटेल में बात होगी और बस उनको मैंने अपने कंसर्न मुझे जो कंसर्न था वो मैंने उनको बता दिया कि ये प्रॉब्लम थी थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन की वजह से। तो बाकी वो सच कुछ नहीं, वो सारा कुछ सॉल्व हो गया। क्योंकि रमीज भाई ने खुद मुझे फोन किया था और उन्होंने अश्योर किया था कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस तरह की नहीं होगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाए। क्योंकि उन्होंने कहा कि अब हम आ गए तो हमारे हाथ में एक चीज है, तो हम क्यों ना इस सिस्टम को ठीक कर दें। तो बड़े अच्छी तरीके से उन्होंने बात की। वो ठीक है उमर, आखिर में आपसे ये जानना चाहेंगे, रमीज राजा साहब से आपकी बात भी हो गई है, चलें अच्छी बात है। उनके चेयरमैन बनने के बाद आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया है वो कुछ बेहतर होगा और क्रिकेट में भी कुछ बेहतरी आएगी? देखिए, उम्मीद तो दुनिया कायम है इंशाल्लाह, क्यों नहीं। उम्मीद तो है इंशाल्लाह बेहतरीन। जिस तरह उन्होंने अपने पहली वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें की है, तो उम्मीद तो है इंशाल्लाह, और आई होप कि करेंगे भी, क्योंकि उनका एक मुझे नजर आ रहा है कि उनका एक विजन है, और ऑब्वियसली जिस बंदे का एक विजन होता है तो वो उस पर काम शुरू करते हैं। तो इंशाल्लाह उमर गुल, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, और उम्मीद सबको यही है, जैसे नेशनल T20 कप है, हमने देखा है कि प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी थी और लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। लाहौर जब ये मैचेस आ रहे होंगे तो इंशाल्लाह हम इसको देखने के लिए भी जाएंगे, क्योंकि सारे खिलाड़ी तो उसमें खेल रहे हैं माशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो एक जो है ना, सब लोगों को, क्योंकि हमारे जो है पाकिस्तानी जो है वो क्रिकेट को वैसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो अब जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं आ रही, तो वो जो नेशनल क्रिकेट है उसकी तरफ फोकस ज़्यादा हो गया। कराची के शहरियों की कुछ बात कर लें। पानी मिल रहा होता है उन्हें, ना ही बिजली मिल रही होती है, ज़रा सी बारिश हो जाए सारा शहर डूब जाता है। वाफर पानी मिल जाता है लेकिन वो सड़कों पर मिलता है और सफ़र करने को खटारा बसें हैं। खैर अभी एक उम्मीद की किरण जो है वो रोशन हुई भी है। ये सारी चीज़ें हैं जो मसाइल हैं, और गुज़श्ता रोज़ भी हमने कई मसाइल देखे, मगर इसके बावजूद सिंध सरकार अवाम पर नए नए टैक्स लगाने के मंसूबे बना रही है। अच्छा, सिंध काबीना ने म्यूनसिपल टैक्स की वसूली के लिए KMC को के इलेक्ट्रिक के साथ मुआहदा करने की इजाज़त दे दी, और ये फैसला जो है गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना इजलास में किया गया, और काबीना ने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और के इलेक्ट्रिक को MOU पर साइन करने की भी हिदायत की है। जिसके बाद क्या होगा, KMC के 2 टैक्सेस के इलेक्ट्रिक अपने बिलों के ज़रिए जमा करेगी। मगर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हो रही है। सिंध हुकूमत ने एक और टैक्स यूटिलिटी बिल में वसूल करने की तैयारी भी कर ली है। खबरें इस तरह की आ रही हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के तर्जुमान ने यह बताया है कि जी के कचरा उठाने का टैक्स सुई गैस बिल में लिया जाएगा। अच्छा, और इस हवाले से जो हमजा सुई सदरन है उसको ख़त लिखने का फैसला भी कर लिया गया है। तर्जुमान का कहना था कि रिहायशी इलाकों से 100 से 300 रुपये टैक्स लिया जाएगा, और कचरा उठाने के टैक्स से सालाना 5 अरब रुपए जमा होने की भी उन्होंने कहा कि तवक्को है। ये तो जमा होने की तवक्को है, लेकिन क्या कचरा उठने की तवक्को है या नहीं है, ये बड़ा अहम सवाल है इसके ऊपर। और अगर आप बिजली के बिलों के अंदर भी इजाफी टैक्स लगा के भेज देते हैं, फिर भी क्या हालात बेहतर होंगे या नहीं होंगे, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि टैक्स तो पहले ही अवाम बहुत ज़्यादा बेचारे दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इसी पर हम बात कर लेंगे। हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर ज़मान साहब। खुर्रम शेर ज़मान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, फैसला तो कर लिया है काबीना ने, और लग यही रहा है कि ये सब कुछ हो भी जाएगा। अपोजिशन ऐसे मामले पर क्या करेगी? जी वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखें, बड़ा आसान नहीं है ये इनका कह देना कि ये टैक्स वसूल करेंगे और कि इलेक्ट्रिक के बिल्स में इसको अटैच करेंगे। हमने तो वफाकी हुकूमत से गुजारिश की है कि इनके इस इकदाम को रोका जाए। उसकी वजह क्या है? देखें, आप भी जो है कराची में अगर रहते हैं तो पानी का टैक्स देते हैं, लेकिन पानी आपको मिलता नहीं है। कराची वालों को कोई एतराज़ नहीं है टैक्स देने में। कराची वाले तो पूरे पाकिस्तान में इतना टैक्स देते हैं कि पूरा पाकिस्तान कराची की वजह से चलता है। लेकिन कराची वालों को इन रिटर्न क्या मिलता है? इन रिटर्न हमें वही मिलता है कि टूटी फूटी बसें होती हैं, स्कूलों में बच्चों को तालीम नहीं मिलती है, हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं मिलता है। मतलब आप हमें बताएं कि हमें इन रिटर्न क्या है? अगर कुत्ता काट जाता है यहाँ पे तो बच्चे मर जाते हैं, रेबीज की वैक्सीन नहीं है। सो
सो बेसिकली देखें, कहना तो बहुत आसान है। जब पिछला दौर होता था, मेयर साहब होते थे, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत कहती थी कि हम केएमसी को अरबों रुपए देते हैं, लेकिन काम नहीं होता। तो वो अरबों रुपए तो आज भी केएमसी को मिल रहा है ना, काम तो फिर भी नहीं हो रहा है। आपको पूरा शहर जो है वो कचरे के ढेर से मिलेगा। आपके सामने है, कल बारिश हुई, पूरा शहर डूब गया क्योंकि नालों की सफाई नहीं होती है, क्योंकि स्टॉर्म ड्रेन्स पे काम नहीं होता है। तो कराची का नहीं, इनफैक्ट पूरे सूबे सिंध का ये मसला है कि यहाँ के लोगों को बेसिक नेसेसिटीज जो है वो फराम नहीं की जाती हैं। अब इसकी वजूहत क्या है? इसकी वजूहत सिर्फ एक है, वो ये है कि लोग जो बैठे हुए कॉम्पिटेंट नहीं है। अब 13 साल हो गए पीपल्स पार्टी को, ये इनका पिछड़ा अभी इनका 5वां दौर है, और आप और हम बैठकर ये बात कर रहे हैं कि कचरा कैसे उठेगा, पानी कैसे आएगा, गटर कैसे साफ होंगे, बारिशें होंगी जो अल्लाह की रहमत है वो जहमत में क्यों कैसे तब्दील नहीं होंगी। दुनिया तो पता नहीं कहां चले गई है। अब तो चांद के बारे में भी बात नहीं होता, अब तो कुछ और बात की जाती है। लेकिन सूबे सिंध के अंदर आज भी कचरे उठाने की बात होती है, कुत्तों के खात्मे की बात होती है, पीने के पानी की बात होती है। सो बेसिकली हम दिन ब दिन स्टोन एज की तरफ जाते जा रहे हैं, और जैसे और वक्त बढ़ता जाएगा यही हालात रहेंगे। मेरी तो मुलाकात हुई वज़ीर आज़म साहब से, मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा, मैनेजमेंट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक कचरा उठाने का जो टैक्स है वो सुई गैस बिल में लिया जाएगा। इस हवाले से सुई सदरन को खत भी लिखने का फैसला कर लिया। इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? नहीं, मेरा पहला सबसे पहले सवाल यह है कि इनके पास काबिलियत नहीं है क्या? अरबों रुपए जो है इनका स्टाफ है उनको तनख्वाहें दी जाती हैं, 1 लाख तादाद इनके पास लोग हैं जो इनके पास मौजूद है। इनको सुई गैस की क्यों जरूरत है? इनको की इलेक्ट्रिक की क्यों जरूरत है? ये खुद अपनी कलेक्शन क्यों नहीं करेंगे? लेकिन सबसे पहले डिलीवरी तो देना। जो अरबों रुपए इनको 18वीं तरमीम के बाद NFC के जरिए सूबे को पैसा मिलता है वो कहाँ खर्च होता है? अब आप देखें, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की किताब छपी है 2019 और 20 की, आप उसको पढ़ें तो सही। उसके एक क्या आप 10 शो कर लेंगे, अरबों रुपए की बेज़ाब्तियां आई हैं, उसमें अरबों रुपए की ज़कात के डिपार्टमेंट के अंदर भी इरेगुलरिटीज आई हैं। तो जहां पर ज़कात के मामले के अंदर भी ये हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, बेसिकली मैं आपको इन शॉर्ट में जवाब दे देता हूं कि इस वक्त सूबा सिंध जो है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन है। इस यूनिवर्सिटी ऑफ करप्शन के जो वाइस चांसलर हैं वो आसिफ अली जरदारी हैं, इसके ट्रस्टी जो है वो बिलावल जरदारी हैं, और उसके जो चीफ मैनेजर हैं वो इस सूबे के वजीर आला मुराद अली शाह हैं। अब आप मुझे बताएं कि आपकी इनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं? आपको लगता है कि ये 3 लोग मिलकर डिलीवर कर सकते हैं? इनका कोई आपको विजन नजर आता है? ठीक है, लेकिन खुर्रमशीद जमान साहब जो इसके ट्रेजरर हैं, मुर्तजा वहाब साहब इस यूनिवर्सिटी के, वो ये कह रहे हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं पैसे कैसे लगाऊंगा? उसके पास पैसे होंगे तो वो पैसे इशू कर रहा होगा। अगर पैसे ले लेने से मसला हल हो जाएगा तो हमें शायद एक मौका दे नहीं देना चाहिए सिंध हुकूमत को, ये भी कि चलें ये भी करके देख लें, शायद इससे ही कुछ बेहतरी आ जाए। मेरे ख्याल से अब इनको क्या करना चाहिए, बिलावल हाउस के अतराफ में जितनी अरबों रुपए की जायदादें जो आसिफ अली जरदारी की हैं उनको बिकवा दें, उसकी नीलामी कर दें। कोई सरे महल का पैसा आया तो वो ले लें। पूरी दुनिया के अंदर इन बाप बेटे की जो खरबों रुपए की जायदादें उनकी नीलामी करा दें। हम तो थक गए इनको पैसे दे दे के। देखें, हम याद रखें कि पाबंद हैं इनको NFC के बाद 18वीं तरमीम के जरिए पैसा देने के। हर महीने इनके अकाउंट में आके पैसा ड्रॉप होता है। वो पैसा कहाँ जाता है? वो पैसा किसके जेबों में जाता है? उन्हीं महलों के अंदर जा रहा होगा, या वो मनी लॉन्ड्रिंग में जा रहा होगा, या तो वो जो हमने गोले गंडे वाले अकाउंट देखे वहां जा रहा होगा। क्योंकि देखिए, अवाम को तो डिलीवरी नहीं मिल रही है ना। हम कहाँ जाए, आप मुझे बताएं। मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में हुकूमत में नहीं है, लेकिन बसेस हम देंगे ग्रीन लाइन के जरिए, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन 35 अरब रुपए दे के स्टॉर्म ड्रेन जो हैं वो हम साफ कर रहे हैं। आग लग जाती है, आग बुझाने के लिए वजीर आजम आपको 52 फायर ब्रिगेड्स दे रहे हैं कराची के लिए। फ्रेट कॉरिडोर जो है वो हम बना रहे हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी सड़कें, निश्तर रोड, नेपियर रोड, नॉर्थ नाजमाबाद के ब्रिज वो हम बना रहे हैं। मंगोपी रोड जो बन रहा है वो अभी हम बना रहे हैं। तो अगर सारा काम हम नहीं करना है तो आप जाएं, हमारी जान छोड़ें। मैं आपको बताऊं, मैंने जाती तौर पे वजीर आजम साहब से कहा है कि अगर 2023 तक का हम इंतजार करते रहे ना इलेक्शन का, ये सूबे सिंध का वो हशर करेंगे कि हम इसे ठीक भी नहीं कर सकेंगे। वजीर आजम साहब ने क्या कहा? कम से कम 6 महीने के लिए वजीर आजम साहब ने क्या कहा कि खुर्रम वेट करना पड़ेगा? वजीर आजम साहब से मैंने कहा, वजीर आजम साहब मेरे 2023 में 10 साल मुकम्मल हो जाएंगे ऑपोजिशन में, मेरा ये सेकंड टेन्योर है, मेरे अंदर और हिम्मत नहीं है वापस ऑपोजिशन में बैठने की। तो उन्होंने कहा कि देखें, ये हम भी ज़ाहिर चाहते हैं सिंध में हमने हुकूमत बनानी है और एक चेंज लेकर आना है। उन्होंने बेसिकली मुझे कहा कि तुमने घबराना नहीं है, इनको इंशाल्लाह भगाएंगे हम।
चलें ठीक है बिल्कुल, बहुत शुक्रिया खुर्रम शेर जमान साहब, टुरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। लेकिन चलिए ये तो ज़राए मजाक कुछ बात हुई आखिर में, लेकिन बहुत संजीदा मामला है कि आपने घबराना नहीं है। लेकिन क्या करें, मतलब कि आईनी तौर पर देखा जाए आपकी हुकूमत है, आप 3 कंसेक्यूटिव जो टर्म्स हैं वो लेने वाले मुकम्मल होने वाली हैं, आपकी 15 साल मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन ये ऐसे मसाइल हैं कि जिनको एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप दिखाना चाहते हैं अपनी कारकर्दगी तो पहले इतना टैक्स आवाम से लिया जा रहा है, आवाम पर मज़ीद बोझ डाल दिया जाएगा। ये बात दुरुस्त है कि पहले डिलीवरी होनी चाहिए जिसके बाद आवाम को ये यकीन हो जाए कि नहीं हमारे टैक्स का पैसा शायद हमारे ऊपर लगेगा। अगर हम सवाल तो यहाँ पे यही उठता है ना कि अगर आप मजीद भी टैक्स आवाम पर बोझ डाल रहे हैं टैक्स की मद में, तो फिर क्या आप उस निज़ाम बेहतर करेंगे, चीज़ें बेहतर होती दिखाई देंगी, जो कि हमें 13 साल से तो होती दिखाई नजर नहीं थी। उम्मीद यही करते हैं कि जी कि चलें जो भी फैसला होगा वो आवाम की बेहतरी के लिए होगा। आवाम तो टैक्स खा वफाकी हुकूमत ले रही हो, खा ये लोग इस तरह से लेना शुरू कर दें सूबाई हुकूमतें, तो क्या किया जा सकता है, उसके अंदर आवाम को तो टैक्स अदा करना ही पड़ता है। लेकिन आवाम को टैक्स अदा करके सहूलियात वो नहीं मिल रही होती हैं जिसका सबसे बड़ा इशू है। इसीलिए हम देखते हैं कि टैक्स पेयर्स की जो तादाद है पाकिस्तान के अंदर वो बहुत कम है, क्योंकि उनका भरोसा ही नहीं है। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और पाकिस्तान के नाम एक और एजाज़ भी हमारे पास आ चुका है। हमजा सिंधी ज़ुबान में बनने वाली पहली फ़िल्म को इस्लामी दुनिया के अहम फिल्मी फेस्टिवल काज़ान में पेश कर दिया गया है। अच्छा, फिल्म की जो कहानी है वो 2 भाइयों के गिर्द घूमती है जिनमें से एक कैंसर का मरीज़ है, वो अपने दर्द से निकलना चाहता है, मरना चाहता है, वो अपने भाई को दरख्वास्त करता है कि उसे मार दो। मतलब कि अ ट्रेन क्रॉसेस द डेजर्ट अब तक काज़ान में पेश होने वाली पहली सिंधी जुबान की फिल्म होगी। बड़ी ट्रेजिक किस्म की स्टोरी है। एग्जैक्टली। फिल्म के हिदायतकार और लिखारी राहुल एजाज हैं और उनका कहना है कि मज़कूरा फिल्म जो है वो हकीकी वाक़यात से मुतासिर होकर बनाई गई है। कैंसर के मरीज़ का किरदार उन्होंने अपने कज़न की बीमारी को देखकर बनाया है। और ये जो फिल्म है अ ट्रेन क्रॉसेस द डेजर्ट, इसको काज़ान से कबल अमेरिका, भारत, तुर्की में होने वाले मुख्तलिफ 6 फिल्म फेस्टिवल से जिसमें पेश किया जा चुका है। और यूं ये अब तक की वाहिद सिंधी मतलब की शॉर्ट फिल्म है जिसे निस्फ दर्जन से ज़ायद फिल्म फेस्टिवल्स में पेश किया जा चुका है। तो इस शॉर्ट फिल्म के हवाले से हम बात कर लेंगे। फिल्म के हिदायतकारी राहुल एजाज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राहुल अस्सलाम वालेकुम, आप बताइएगा इस हवाले से हमें कि ये जो काज़ान फिल्म फेस्टिवल में पहली सिंधी फिल्म का शामिल होना ये बहुत बड़े एजाज़ की बात तो है, लेकिन इस फिल्म में जो पेश किया गया है, इस फिल्म के अंदर जो किरदार हैं और बाकी चीज़ें हैं, उनके हवाले से जो फेस्टिवल्स में पेश की गई थी पहले भारत के अंदर, टर्की के अंदर ख़ास तौर पर, क्या रिस्पांस रहा लोगों का और हकीकी कहानी है ये? बेसिकली ये फिल्म, ये काज़ान उसके लिए 8वां फिल्म फेस्टिवल था। हमारा पिछले साल के एंड से लेके इस फिल्म की जो जर्नी है वो शुरू हुई है। और पहले ये मेक्सिको में, टर्की में, इंडिया में, यूएस में जा चुकी है 7 फेस्टिवल्स में। और अभी काज़ान में जब ये आपकी फिल्म सिलेक्ट हुई है अ ट्रेन क्रॉसेस द डेजर्ट, ये इसके लिए 8वां था। और रिस्पांस मुझे हर जगह से बहुत अच्छा आया है, क्योंकि एक तो ये बड़ी यूनिवर्सल थीम है एक तरह से, एक भाईचारा, म्यूज़िक, मौत, ये सब सारी जो थीम्स हैं आपकी, वो सारी इसमें एक जगह एक फिल्म में एक तरह से एक्सप्लोर की गई हैं। तो रिस्पांस तो मुझे बड़ा हर जगह से अच्छा है। आई हैव सीन पीपल जो बहुत ही इमोशनल रिएक्शंस आते हैं ऑडियंस के, सो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा राहुल, ये जो फिल्म है आपकी अ ट्रेन क्रॉसेस द डेजर्ट, इसकी कहानी जो है उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। और क्योंकि ख्याल आपने बताया कि ये रियलिटी पे बेस करती है स्टोरी, इसके हवाले से बताइएगा। इसका ख्याल बेसिकली 2018 से मेरे दिमाग में था। और ये एक्चुअली कहानी शुरू इस तरह से हुई थी कि मेरे कज़न आई हैड अ कज़न फारूक अहमद, जो 22 साल की उम्र में उनकी कैंसर से डेथ हो गई थी। उसके बाद से एक ख्याल मेरे दिमाग में था कि मैं उसके लिए कुछ फिल्म एक बनाना चाहूँगा। और ये स्टोरी बेसिकली 2 भाइयों की कहानी है जो इंस्पायर्ड है मेरी और मेरे कज़न की जो दोस्ती से। 2 भाइयों की कहानी है। एक उसमें से उसको कैंसर है,
वो बहुत तकलीफ़ में है, आखिरी स्टेज पर है, और वो इतनी तकलीफ़ में है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो अपने भाई को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे इस तकलीफ़ से निजात दिलाओ, मुझे ज़िंदा नहीं रहना अब। बेसिकली ये है आपका कहानी का जो प्रेमिस है, और इसमें काफ़ी टाइम लगा था। एक तो इमोशनली बंदा अगर कोई ऐसी इतनी हैवी चीज़ लिख रहा होता है तो जो दिमाग पे और दिल पे असर पड़ता है एज अ राइटर, उसमें मुझे बड़ा टाइम लगा, क्योंकि मुझे एक तो हिम्मत नहीं हो रही थी लिखने की कुछ इस तरह से, बिकॉज इट अफेक्ट्स यू अ लॉट। फिर मुझे 1-1.5 महीना लगा फाइनली, जब मुझे एक अंदाज़ा हुआ कि ये फिल्म मैं बनाना चाहता हूँ। नाउ आई नीड टू मेक समथिंग फॉर माई कज़न। तो ये फिल्म इस तरह से एक बन के आई। तकरीबन आप कह सकते हैं कि दिस वाज 3 years इन द मेकिंग, मे बी 4 years इन द मेकिंग, लेकिन 6-7 महीने का प्रोसेस था जब इस तरह से फिल्म बनी है 2020 में, जस्ट बिफोर द पेंडेमिक। हम लोग ने एक दिन में शूट और ठीक है राहुल, आपकी मुश्किलात के बारे में भी जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान में इस तरह से शॉर्ट फिल्म बनाना, फिर इलाकाई ज़ुबान में आप बना रहे थे, कितना मुश्किल था ये सब? इसमें हर मसला था बेसिकली। पाकिस्तान में अगर मैं ये पाकिस्तानी फंडिंग से ये फिल्म बनाना चाहूँ तो ये फिल्म शायद कभी भी ना बन पाती, और क्योंकि लोगों को यकीन नहीं होता कि मतलब हम लोग कुछ और लैंग्वेजेस में भी ट्राई कर सकते हैं। रीजनल सिनेमा इतनी बड़ी चीज़ होती थी पाकिस्तान में, अब वो है नहीं। उसमें हम लोग काम कर सकते हैं, आपकी इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो जाएंगी, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, आपकी पूरी इंडस्ट्रीज जैसे आएंगी तो आपका लोग सिनेमा देखेंगे। हमारे यहाँ हम लोग सिर्फ जो है ना मेन स्ट्रीम पे फोकस करते हैं, और मेन स्ट्रीम को भी इतना अच्छा नहीं कर पाए, तो रीजनल तो बहुत दूर की बात है। सो ये फिल्म बनाने का मकसद एक और सिंधी में ये भी था कि एक छोटा सा स्टेप लिया जाए कि सिंधी, या सिर्फ सिंधी नहीं बल्कि मतलब सिंधी हो या बलोची हो या पश्तो हो, पंजाबी हो, सराइकी हो, आपकी जितनी सारी लैंग्वेजेस हैं पाकिस्तान में उनमें सिनेमा बनाया जा सकता है। मेनली इसमें जो मसला होता है एज इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स पाकिस्तान में फिल्म बनाने का, वो ये होता है कि फंडिंग कहाँ से लाए। काफ़ी सारे मसले थे, मेनली आई वुड से कास्ट का इशू था। एक तो कास्ट, आपकी सिंधी एक्टर्स कहाँ। राहुल, ये जो आपकी फिल्म है वो तो एक आपने रियल स्टोरी को पिक किया और आपने उसमें बनाई, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे आप फिल्म बनाना चाहेंगे? मौज़ूआत तो हमारे पास जैसे मैंने कहा कि बहुत ज़्यादा हैं। मेनली मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट होता है वो सोशल इश्यूज़ या उसके अलावा आप उनको मिक्स करते हो एक पर्सनल इश्यूज़ के साथ, पर्सनल जो आइडियाज़ और फिलोसॉफिकल मौज़ूआत के साथ, ताकि वो सिर्फ एक तबलीग की तौर पे मैं फिल्म ना बनाऊँ। मेरा मकसद ये होता है कि मैं किसी को मैसेज देने के लिए नहीं बैठा हूँ, क्योंकि मैं आपसे बेहतर नहीं हूँ। मैं आपको कहानी बताऊँगा, आप मैसेज निकालना वो ऑडियंस का काम होता है। तो मौज़ूआत इस तरह से होते हैं मेरे कि आपने मोहब्बत पे बना लिया, आपने मौत पे बना लिया, आपने भाईचारे पे बना लिया, आपने फैमिली वैल्यूज़ पे बना दी फिल्म, उसमें आप कहानी बताते हैं। सो मेनली दीज आर फ्यू ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू एक्सप्लोर। म्यूजिक, डेथ, फैमिली, लव, रिलेशंस, इन पे मैं ज़रूर बनाना चाहूँगा। उसके अलावा आप उनको सिचुएट करते हैं कहानी को इन टर्म्स ऑफ लाइक जहाँ पे भी, फिर वो सिर्फ जरूरी नहीं कि मैं सिंधी में फिल्म बनाऊँ हमेशा। सही है, मैं उर्दू में भी बनाई है और बना रहा हूँ एक और। सो या दैट्स प्रीटी मच। ठीक है राहुल, ये भी बताइएगा, मौजूदा हुकूमत की बात करें तो वो फिल्म की सनत के लिए कह रहे हैं कि हम फ़रोग़ के लिए कई इक़दामात उठा रहे हैं। एक लिखारी और डायरेक्टर होने की हैसियत से आपको पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है? देखें, मुस्तकबिल फिल्म इंडस्ट्री का ये एक आपको हम प्रेडिक्शन बता सकते हैं, लेकिन ये अच्छा मैं नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, ये भी नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत बुरा मुस्तकबिल नज़र आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री का पाकिस्तान में। ये सारा डिपेंड करता है कि हम लोग एक्चुअली हमारी जो एफर्ट्स हैं, हमारे जो इंटरेस्ट्स हैं, वो हम लोग उसको सही डायरेक्शन में परस्यू करें, सही डायरेक्शन में उसको एग्जीक्यूट करें। एक तरह से हमारा अभी तक जो मकसद एज अ फिल्म इंडस्ट्री, इफ़ वी कैन इवन कॉल इट दैट, वो ये रहा है कि हम लोग जल्द से जल्द फॉरेन इमीडिएट रिटर्न्स किस तरह से लाएं। हम लोग लॉन्ग टर्म नहीं सोच रहे एज अ फिल्म इंडस्ट्री, भले वो रीजनल हो या मेन स्ट्रीम हो। हमारे पास अभी फिलहाल मेन स्ट्रीम ही है, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है। एक एज एन इंडस्ट्री आपको लॉन्ग टर्म सोचना पड़ता है कि 20 साल बाद आपकी फिल्में देखी भी जाएंगी। ये जो आप 10 साल से फिल्में बना रहे हैं, इनमें से कोई एक ऐसी फिल्म हो जिसकी वो एक वैल्यू हो जो हम लोग 50 साल बाद भी उठा के देखेंगे, बोलेंगे यार ये पाकिस्तानी सिनेमा था। गवर्नमेंट की सपोर्ट हो या ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट से आप मतलब मैं तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता आया हूँ।
ना करने वाला हूँ। ये भी अभी तक जो भी सक्सेस थोड़ी बहुत मैंने हासिल की है वो अपने और जो मेरी टीम है और जो मेरे कोलैबोरेटर्स हैं उनकी हेल्प से की है। तो आप गवर्नमेंट और इस आसरे पे बैठना हम लोग छोड़ दें बेसिकली, और खुद सोचें कि ऑडियंस को आपकी ट्रेन करना है, ऑडियंस को अच्छी फिल्म दिखानी है। अच्छी फिल्म सिर्फ जो आपके स्टेज ड्रामा लेवल की जो कॉमेडीज होती हैं वो अच्छी फिल्में नहीं होती। तो हम लोग को एक्सपेंड करना है कि सिनेमा एक्चुअली सिनेमा का स्कोप क्या है वो हम लोग को आइडिया नहीं है, बिकॉज हम लोग ने सिर्फ आज तक अंग्रेजी और हिंदी फिल्में देखी हैं। हमें और सिनेमा देख के पता चलेगा कि यार ये इस तरह का सिनेमा भी बनता है, इस तरह की फिल्में बनती हैं और ये पैसे कमाती हैं, लोगों को एंटरटेन भी करती हैं, मैसेज भी देती हैं और अच्छी कहानी भी बताती हैं। तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं और हम लोग को खाली चाहिए कि हमारे फिल्म मेकर्स को एक्चुअली थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि हम लोग किस तरह की कहानियां बताना चाह रहे हैं। इसी तरह से आपका फ्यूचर जो है वो अच्छा एक तरह से सिक्योर हो जाएगा। बट अभी तक तो मुझे इतनी कोई खास एफर्ट्स उस डायरेक्शन में नजर नहीं आ रहे, क्योंकि वी डोंट लर्न इट इजी, वी ऑलवेज लर्न द हार्ड वे। हम लोग बड़ी मुश्किल से सीखते हैं एक लेसन। बहुत शुक्रिया राहुल एजाज, आप सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। और हमजा ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि आपने अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए एक फ़िल्म बनाई है, और क्योंकि इस तरह की हमने कम ही चीज़ें देखी। अच्छा, बिल्कुल एक बहुत अहम चीज़ है इकरा इसके अंदर कि आप किस तरह की शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं या फिल्म्स बना रहे हैं, जो भी चीज़ आप इवन ड्रामे भी आप बना रहे हैं, तो आपको ये देखना है। आमतौर पर ये कह दिया जाता है कि जिस तरह का पब्लिक देखना चाह रही है हम वैसा ही बना रहे हैं, हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं होता। आप जिस तरह का बनाएंगे पब्लिक वही देख लेगी। यहाँ तक भी तो पब्लिक को आप लोग ही लेकर आए हैं कि जी कि उनको दिखा दिखा के आप इस तरफ ले आए। और फिर क्यों इन मौजूआत पर मूवीज़ नहीं बनती हैं जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर हों? हम पाकिस्तान में क्यों नहीं चाह रहे? ये बात बिल्कुल ठीक है, कॉमेडी के ऊपर जो स्टेज ड्रामों की कॉमेडी है उसके हवाले से अंदर चंद चुटकुले डाल दिए जाते हैं और वो मूवी को मुकम्मल कर लिया जाता है, और फिर कहा जाता है कि जी कि अवाम जो हैं वो इस तरह की मूवीज़ देखना चाहते हैं। अवाम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आप अवाम को क्यों नहीं दिखाना चाह रहे हैं? अवाम तो वो वैसे मूवीज़ अच्छी फिल्म्स देख रहे हैं कि जो सोशल इश्यूज के ऊपर भी होती हैं। अच्छा, मुख्तलिफ टॉपिक्स लिए जा सकते हैं। हमजा, हम ये चीज़ बहुत ज़्यादा, हम अपनी फिल्म कोई भी बनाते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि इसमें एंटरटेनमेंट का जो एक अंसर है ना वो लाजमी होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि इससे कोई लेसन भी मिलना चाहिए, जो देख रहे हैं उनको लेसन एक मिले, कोई अच्छा लेसन जो है वो जो कि उनकी मतलब लाइफ के लिए के अंदर उनकी चीज़ों के लिए हेल्पफुल भी हो। ऐसे चंद एक मतलब डाल दिए जाते हैं अंदर सीन जिससे लोग थोड़े से खुश भी हो जाते हैं और एंटरटेनमेंट का अंसर मौजूद होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक पूरा जो है हम क्या कहें गुलदस्ता होना चाहिए और फिल्म इंडस्ट्री तभी आगे जा रही होगी, ग्रो कर रही होगी। हुकूमतों को भी इस मामले पर देखना होगा, लेकिन जो बनाने वाले हैं उनको भी सोचना होगा और इस चीज़ से निकल आएंगे जी कि जो आवाम चाहते हैं हम तो वही बनाते नहीं, जो आप बनाते हैं आवाम बेचारे वही देखने पर मजबूर हो जाते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिका अहलिया और बरतानवी प्रोड्यूसर जमामा गोल्डस्मिथ हैं, उन्होंने लंदन से ही लाहौर के सेट पर वापसी कर ली। अच्छा हमजा, जमायमा ने इंस्टाग्राम पर एक नई पोस्ट शेयर की है जिसमें से पहली तस्वीर में जमायमा को एक कैमरा स्क्रीन सामने बैठे हुए देखा जा सकता है, और तस्वीर में पाकिस्तान के शहर लाहौर का बाजार नज़र आ रहा है जो कि वो अपनी फिल्म में दिखाने जा रही हैं। और जमायमा जो हैं वो लंदन में अपनी फिल्म के सेट पर मौजूद है और वहाँ से ऑनलाइन लाहौर का बाजार वो देख रही हैं। अपनी पोस्ट की कैप्शन में जमायमा ने लिखा है कि मगरबी लंदन से लाहौर के सेट पर उनकी वापसी हो गई है। वैसे क्या है मगरबी लंदन से लाहौर के सेट पर वापसी, ये भी वैसे बड़ी अच्छा देखो, अभी कुछ दिन पहले हमने शेयर भी किया था कि उनको रिक्शा चाहिए था, तो पता नहीं अब ये किस तरह की कोई कल्चरल मूवी है या क्या है। तो लग रहा है कि लाहौर को बहुत ज़्यादा किया जाएगा इस फिल्म में, क्योंकि लाहौर को आप दिखा रहे हैं सेट में, मतलब दिखा रहे हैं, उसमें बाजार दिखाया जा रहा है, फिर आप रिक्शे की डिमांड भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफ़ी थोड़ी सी ट्रक ना एग्जैक्टली ट्रक आर्ट है वो हम देख रहे हो, और क्या पता पाकिस्तानियों को भी जो है कोई मौका मिल जाए, कोई चांस मिल जाए। पाकिस्तानी ट्रक्स जो है हमें वो नजर भी आते हैं बाहर, उन्होंने वो अपनी बसेस को उस तरह से आर्ट में उनके डिफरेंट में कर दिया। अच्छा जी, आगे बढ़े और ये तो देखेंगे कि क्या मंसूबा है जब ये पाया तकमील तक पहुंचेगा और सामने आएगा। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने CPAC के हवाले से फैलाई जाने वाली जो मुख्तलिफ अफवाहें हैं उनका गला घोंट दिया जी। अच्छा जी, उन्होंने ये कहा है कि जो CPAC है उस मकाम तक जल्द पहुंचने वाला है जहां कोई उसको रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकेगा। इस्लामाबाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वफाकी वजीर ने कहा कि चीनी सरमाकारी बढ़ने से सिक्योरिटी की जो अहमियत है वो बढ़ती जा रही है, और CPAC जो है मशरकी पड़ोसी की आंख में खटक रहा है, और ये हम सब जानते भी हैं। चीन के साथ दोस्ती से 1 इंच भी पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा। असद उमर साहब ने कहा कि कई चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान और चीन की क़यादत ने CPAC को जारी रखा हुआ है। बिल्कुल, इसके अलावा उन्होंने कहा कि CPAC के जो अगर जनूबी जोन की बात करें तो वो पाकिस्तान में कसीर जो है गैर मुल्की सरमायाकारी जो है उसकी वजह से आएगी। असद उमर साहब ने क्या कहा आपको वो सुना देते हैं।
चाइनीज़ जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ती जा रही है और इसलिए सिक्योरिटी की जो ज़रूरत है और अहमियत है वो भी बढ़ती जा रही है। दासू के प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वर्कर्स के ऊपर अटैक हुआ था उस पर दोनों साइड्स ने ज़ाहिर है इज़हार अफसोस भी किया। जो लोग जिन्होंने ये घिनौने जुर्म किया था और ये दहशतगर्दी की वारदात की थी उनको पकड़ा भी जाए और उनको सज़ा भी दिलवाई जाए कोर्ट्स के अंदर। सीपेक जो है वो दुनिया में ताकतें हैं, ख़ास तौर पे हमारे मशरिक़ में हमसाया जो है उसकी आंखों में खटकता है, इसमें कोई शक नहीं है और वो निशाना रहता है। और ये निशाना जो है वो सिर्फ फिज़िकल अटैक की सूरत में नहीं होता, वो जो है वो 5th जनरेशन हाइब्रिड वॉरफेयर का ज़माना है। बिल्कुल ऐसे ही आपने वफाकी वज़ीर असद उमर साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा किया। हम इस पर बात करेंगे। सीपैक एक्सपर्ट आमिर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर ये बड़े सवालात उठ रहे हैं पाकिस्तानियों के जहन में और वो कई हम अकाउंट से देख रहे होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन हमें आ रही होती है कि पता नहीं सीपैक तो बंद हो गया है, सीपैक पे काम नहीं हो रहा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट उस तरह से चाइनीज़ गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रही है, इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। ग्राउंड पर क्या हालात हैं? जी, आपके सवाल के दो पोर्शन है। पहला तो ये कि सीपैक बंद हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। सीपैक बंद होने के लिए स्टार्ट ही नहीं हुआ था। इसका बहुत सा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पाकिस्तान में है तो उससे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना में अपने मुल्क में बनाया है जो इस सीपैक को रिलेट करेगा, इसको ज्वाइन करेगा रोड लिंक्स के साथ, ट्रेन लिंक्स के साथ। और पाकिस्तान से ज़्यादा उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में की है ताकि सीपैक को एक्टिव किया जाए। और जो दूसरी बात है कि सीपैक आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ होती हैं पूरी दुनिया में, जो मैं समझता हूँ वो कभी ये नहीं होती कि आप कि एक गवर्नमेंट स्विच कर गई है, दूसरी गवर्नमेंट आ गई है तो आप अपनी पॉलिसीज़ को और इतनी बड़ी इकनॉमिक पॉलिसीज़ को रिवर्ट कर देते हैं। बल्कि ये सिर्फ आप समझें कि थोड़ा सा मैं समझता हूँ चेंज आया था कि शायद हमारी वर्किंग स्लो थी। जैसे JCC की एक मीटिंग ऑलरेडी पहले डिले हो चुकी है, ये एक लम्हा फिक्रिया था। और फिर अभी भी जो मीटिंग रिसेंटली कंडक्ट हुई है जिसमें जो प्रपोजल सामने आ रही हैं उसमें पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी चाहिए। अब देखिए असद उमर साहब चूँकि प्लानिंग डिवीजन को हेड करते हैं तो सीपैक को अगर कहीं से सबसे ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स थी तो वो प्लानिंग डिवीजन से थी, क्योंकि सीपैक अगर एक प्रपोजल लेके जाता था तो प्लानिंग डिवीजन ये कह देता था कि नहीं जी ये काम ऐसे नहीं हो सकता। तो ये इतनी बड़ी रुकावट थी कि जिसको हमें बाईपास करना बड़ा ज़रूरी था। सीपैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये कुछ सजेशंस दे सकता है, ये चीज़ों को प्रपोजल सामने ला सकता है। जैसे अभी गवादर पावर प्रोजेक्ट जो कोल पावर प्रोजेक्ट है, एक्चुअली ये बड़ी पुरानी एक प्रपोजल थी, बड़ी देर से थी। जनरल आसिम बाजवा साहब, रिटायर्ड जनरल आसिम बाजवा साहब जब सीपैक के चेयरमैन थे तब भी ये प्रपोजल मौजूद थी कि आप यहाँ पे कोल पावर प्रोजेक्ट लगाएं, लेकिन तब शायद 200 मेगावाट का था, अब ये 300 मेगावाट का इनिशिएटिव ले रहे हैं। आप आज भी देखें कि गवादर को हम इतनी अहमियत दे रहे हैं लेकिन पावर के लिए हम उस पर ईरान पे डिपेंडेंट हैं, वहाँ पे ईरान से पावर आ रही है, तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हमें ये फैसले बड़ी जल्दी कर लेने चाहिए थे। एंड इट इज़ वेरी गुड कि ये अभी इन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है पावर का, उसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, शायद हमारे प्लानिंग डिवीजन वाले दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बहुत समझदार लोग हैं वो। अभी चेयरमैन शी जिनपिंग ने जो स्पीच डिलीवर की है UN में, उसमें उन्होंने कहा कि हम कोल पावर प्रोजेक्ट्स को डिस्करेज करेंगे। इट इज़ ओके कि पाकिस्तान के पास एनवायरमेंटल इश्यूज उतने शदीद नहीं है, यहाँ जैसे हमारा एक इंटरनेशनल कोटा है हवा में टॉक्सिक्स का, वो उस हद तक ख़राब नहीं है। लेकिन हमें इस एरिया में, क्योंकि ये एरिया सारा बहुत सनी एरिया है, ड्राई एरिया है, अगर हम कोल पावर प्रोजेक्ट के साथ साथ यहाँ पे सोलर पावर प्रोजेक्ट और अगर किसी एरिया में कोई विंड कॉरिडोर है तो वहाँ पे विंड पावर प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा हमें प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि जब ये सिटी अपने फ्लो में आएगा, ये सब कुछ होगा, ये 300 मेगावाट इज नथिंग। आपको यहाँ पे 3000 मेगावाट पावर भी कम पड़ जाएगी, तो हमें उसकी तैयारी आज से करनी चाहिए, हमें इन चीज़ों को आज से आगे बढ़ाना चाहिए। ठीक है। अच्छा आमिर साहब, एक हम इसके दूसरे फेज़ की बात भी कर लेते हैं, उसमें भी कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दूसरे फेज़ में आप स्टार्ट करने जा रहे हैं? आप
जी पहले फेज़ में तो ज़्यादातर गवर्नमेंट का स्ट्रांस चाइना साइड से भी पाकिस्तान साइड से ये था कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप करें, और सेकंड फेज़ में ज़्यादातर ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेशली अभी रशिया के प्रोजेक्ट को बड़ा प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। नो डाउट रशिया का स्पेशल इकोनॉमिक जोन अबाउट 997 एकड़ का है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्योंकि वो बहुत सारी जगहों को इंटरलिंक करता है। फिर हमें उस एरिया में ख़ास तौर पे ये देखना चाहिए कि वहाँ के लोकल रिसोर्सेज क्या है। हमें लोकल रिसोर्सेज के मुताबिक वहाँ पे इंडस्ट्रियल प्लानिंग करनी चाहिए। हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए, जैसे कुछ अर्सा पहले मैंने रशिया के पे जो पढ़ी, एक प्रपोजल पढ़ी कि जी हम यहाँ पे अपैरल सिटी बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पे ऑटो सिटी बनाना चाहते हैं, सिलिकॉन वैली बनाना चाहते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल। फिर अगर आप वहाँ पे कुछ बनाना चाहते हैं तो वहाँ के लोकल रिसोर्सेज देखें। वहाँ पे आप जो हैं माइंस एंड मिनरल्स का काम कर सकते हैं जो कि बहुत अच्छा हो सकता है। वहाँ पे आप जिम स्टोन्स का बिजनेस कर सकते हैं। वहाँ पे आप फूड प्रोसेसिंग का और ड्राई फ्रूट प्रोसेसिंग का, और देयर आर अ लॉट ऑफ प्रपोजल्स जहाँ पे आप एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें उसको भी रेक्टिफाई करने की ज़रूरत है कि इस एरिया में किस बिज़नेस की ज़रूरत है और लोकल जो रिसोर्सेज हैं वो किस एरिया को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी सेकंड फेज़ में चूँकि ज़्यादा काम होना है, इसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जॉइंट वेंचर है। लेकिन मैं और भी कुछ प्रोग्राम्स में ये बात कह चुका हूँ कि जॉइंट वेंचर्स के लिए हम लोग अभी तक तैयार नहीं हैं। क्योंकि हम लोगों के पास, पाकिस्तान के पास, हम बार बार कंप्लेंट करते हैं चाइना से कि चाइनीज़ अपनी लेबर लेके पाकिस्तान आ रहे हैं। वाई डोंट वी अंडरस्टैंड कि अगर हम उन्हें स्किल्ड लेबर देंगे तो कोई भी मुल्क इकोनॉमिकली ऐसे चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। ये इकोनॉमिकल वायबिलिटी नहीं है। अगर हम उन्हें लोकल रिसोर्सेज देंगे, लोकल लेबर देंगे, स्किल्ड लेबर देंगे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्किल्ड लेबर है। हम उन्हें स्किल्ड लेबर देंगे। हमारे यहाँ पे वोकेशनल इंस्टीट्यूट, हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ऐसे लोग पैदा करेंगे जो कि इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी हम इस सेक्टर में बहुत लेट हो चुके हैं। ठीक है सर, सिक्योरिटी के ऊपर बात करनी है। असद उमर साहब ने भी बात की, उनका कि चीनी सरमायाकारी जैसे बढ़ती जाएगी तो सिक्योरिटी जो है वो हमें मज़ीद बढ़ाना होगी। सिक्योरिटी इस वक्त कैसी है और मज़ीद इक़दाम क्या हैं जिनकी ज़रूरत है हमें? मेरा ख्याल है जी कि जैसे उन्होंने मशरकी हमसाए का नाम लिया, उन्होंने बड़ा महदूद करके शायद नाम लिया क्योंकि इंटरनेशनल कुछ तकाज़े होंगे इनके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंडिया ने सी पैक की खुलेआम जितनी मुखालफत की है, खुलेआम की है, इट इज़ टू पेनफुल। ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में डायरेक्ट मुदाखलत करने वाली बात थी, और वो अपने इन तमाम रवैयों से हर वो चीज़ जो पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचाती है वो इंडिया को दुख देती है। और सिक्योरिटी के हवाले से मैं समझता हूँ जी कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट भी इसमें अपने कुछ कंसर्न ऐसे शो कर रही है कि जैसे वो अपनी कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज़ को यहाँ पे लाना चाह रही है। आई गॉट दिस न्यूज़ फ्रॉम चाइना। ये बट ऑन द अदर साइड अगर हम उनको देखें, अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ। सी पैक पे आप ये समझिए कि आप बड़े अर्ली स्टेजेस पे हैं। ये जो $67 बिलियन के प्रोजेक्ट हैं, ये बड़े अर्ली स्टेजेस के प्रोजेक्ट हैं। अभी तो बहुत सारे और प्रोजेक्ट आने हैं, बहुत सारी नई रोड्स। अभी ये जो JCC की जॉइंट मीटिंग हुई है, इसमें बहुत सारी नई चीज़ें, नई प्रपोजल सामने आई हैं। ठीक है। और हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि चाइना ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है, ये बजट सपोर्ट नहीं है। ये बजट सपोर्ट, ये इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है जिसकी हमने पेमेंट्स इन्हीं प्रोजेक्ट से अर्न करके हमें वापस करनी है। ये बहुत सारे लोगों को ये बात समझ नहीं आती। अगर कोई समझना चाहता है तो मैं प्राइवेटली भी उसे समझा सकता हूँ कि आप ये कैसे होगा। नहीं, हमें मुझे लगता है समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया आपका सबसरे पाकिस्तान का, आप हिस्सा बने। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।